नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आज का दिन आपकी आशाओं पे पूरा होता होगा। यस लो और हम अपने आज की शाम के फाइनल पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। मैंने इंदु मैम को रिक्वेस्ट किया कि आप सुबह से बहुत सारे पैनलिस्ट को आपने इंट्रोड्यूस किया है और अब जो फायर पावर पैनलिस्ट आ रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का मौका आप मुझे दीजिए। पैनल बोलता है विमेन एम्पावरमेंट और ये सारी चीजें। मेरा बड़ा ये मानना रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि हमारे अगर हम ट्रेडिशनल भी सारा कुछ देखें, माइथोलॉजी में देखें, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? दुर्गा माँ, काली माँ। उनसे पावरफुल तो कोई नहीं, शिवा को भी नहीं उनसे पावरफुल मानी। और हम बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट। तो ये जो वर्ड है ना विमेन एम्पावरमेंट, ये एक्चुअली खुद ही डिवाइड क्रिएट कर रहा है। हम जो पहले से बलशाली है उसको हम और कैसे बलशाली करें? तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे आज के जो लवली होस्ट थे इंदु मैम, इनके लिए जोरदार तालियां। ये सेंसा से इनका इतना प्रेम है कि थोड़ा सा मुझे सही ना अभी होने की बावजूद ये 3 बार आज तीसरी बार ये आज होस्ट कर रहे थे इसको, और इन्होंने बोला मैं कुछ भी है सेंसा की तो होस्ट नहीं हूँ। हमने किसी को नहीं दिया। और आज का जो फाइनल पैनल है उसको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करूंगा। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे एक ऐसे लीडर को जो कि जिन्होंने एज अ प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया। एमएससी है, बायोटेक के स्टूडेंट है, सारी चीजें स्कॉलरशिप पे उन्होंने की है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट रही है, बहुत इंटेलिजेंट है और अपने एरिया में सबसे ज्यादा ही उनको रिगार्ड किया जाता है एज अ स्टूडेंट और एज अ लाइक वाइज पर्सनैलिटी। और पीएचडी भी कर रहे हैं साथ ही साथ में। एक ऐसे व्यक्ति जो कि जिन्होंने प्रोफेशन चूज किया अपना डायरेक्ट सेलिंग को इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी वेरी वेल एजुकेटेड, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यूथ की एक ऐसी कड़ी को जो कि सीधा डायरेक्ट सेलिंग में, जो डायरेक्ट सेलिंग पे इतना विश्वास रखते हैं कि वो बोलते हैं यार मेरा करियर यही है, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ अलग चीज है, करियर मैंने इसी में बनाना है, इसी में बिल्ड करना है। मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छा इनका चैनल भी चलता है। चैट विद सुरेंद्र वत्स के ब्रांड एम्बेसडर रहे, जो शुरू में जिन लोगों ने चैट विद सुरेंद्र वत्स को चलने में सहायता की उनमें से इनका अग्रणी नाम था। आज अपना भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत सक्सेसफुली अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी रन करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। ये विमेन पावर ही होती है जो कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर सकती है। मैं इन्वाइट करूंगा आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मधु सुर्वी। इसके बाद हम चलेंगे एक ऐसे पर्सनैलिटी की तरफ जो कि जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना, और वो रास्ता ये था, जैसे हमने देखा यहाँ पर मुहिम में बहुत सारे लोग हैं, रेड्डी सर को आपने सुना, और अलग अलग तरीके से लोग सर्व कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। पेशे से एडवोकेट है और इन्होंने अपना जो लॉ का अपनी जो फील्ड चूज की वो डायरेक्ट सेलिंग चूज की। सो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन है, रूल्स लॉज, कोई भी केसेस होते हैं, सब चीजों के अंदर पूरा लीगल कंसल्टेंसी ये प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रियंका। लॉ फर्म चलाते हैं, अपने को फाउंडर है गेवेल डायरेक्ट सेलिंग लॉ फर्म के नाम से। राइट, मैंने आपको क्या बताया था कि अपने लीडर के लिए कम तालियां बजा लो, दूसरों के लिए ज्यादा बजा लो। हमें लगता है कि लॉ फर्म जाके क्या हो जाएगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक बड़ा अच्छा सा एक
एक माहौल बन रहा है, इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें कि बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, है ना। उसका एक अहम हिस्सा ये है। इसके साथ में बुलाना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो कि मेरे ख्याल 1 साल पहले हम मिले और व्हाट्सएप के थ्रू ही मिले। हमने एक बड़ा इवेंट किया था ऑनलाइन और उन्होंने बोला कि यार अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हम एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन ही अपना बिजनेस बिल्ड किया है सारा। तो बहुत अच्छी जगह से इन्होंने MBA अपना कंप्लीट किया सिम्बायोसिस से और उसके बाद बहुत अच्छी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे, हाई फ्लाइंग कॉर्पोरेट जॉब जिसको बोलते हैं। उसके बाद किसी कारणवश इन्होंने जैसे जॉब को छोड़ा और इनको किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया। उसके बाद इन्हें लगा यार जैसे मैं अपनी कंपनी में लोगों को रिक्रूट कर दी थी कंपनी के लिए, वैसे मैं अपने नेटवर्क के लिए लोगों को क्यों नहीं रिक्रूट करती। और इन्होंने सोशल मीडिया का यूज करके, खासकर लिंक्डइन का और इंस्टा का, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का एक इतना जबरदस्त नेटवर्क क्रिएट कर दिया जिसमें तकरीबन 2.5 लाख लेडीज है। और सारा जो बिजनेस है वो इन्होंने ऑनलाइन ही बिल्ड किया। बहुत जबरदस्त इनकम भी जनरेट करती है वहां से और बहुत पैशनेट है बिजनेस को लेके। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रियंका। अब आते हैं एक ऐसे पर्सनैलिटी के ऊपर जो कि अपनी कंपनी चलाते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और इनसे भी मेरा 2-3 बार परिचय हो चुका है। इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है, इतनी जबरदस्त इनकी स्टोरी है और कभी हम जब बात करते हैं तो हमें समझ में आता है। मैंने इनसे तो मेरी कभी बहुत डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों के थ्रू जो इन्हें जानते हैं उनके थ्रू उन्होंने मुझे बताया इनके बारे में। सो वेरी वेरी पैशनेट और बहुत हार्ड वर्किंग। बाकी खुद अपने बारे में बताएंगे, आपको भी समझ में आएगा कि विमेन एम्पावरमेंट कोई वर्ड नहीं होता, विमेन एम्पावर्ड है और जब वो कुछ करने पे आती है तो वो सब कुछ कर सकती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ज्योति मैम। मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ जब हमने डायरेक्ट सेलिंग का मैंने जब PhD करने की स्टार्ट किया था PhD करना, उस समय कोई करता नहीं था और यूनिवर्सिटी ने मुझे इजाजत दे दी कि भाई चलो PhD कर लो। और करते करते जब कर ली तो उसके बाद लोगों को लगा हाँ इसमें PhD की जा सकती है, तो बहुत सारे लोग PhD करने लगे डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ मेरे हिसाब करने लगे। तो जो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट जिसने की PhD की डायरेक्ट सेलिंग में मेरे साथ, तो वो अपनी PhD कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। एंड यहीं पर है और भी बहुत सारी स्टेज पे डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज वेलकम PhD इन डायरेक्ट सेलिंग स्वाति। और अब हम ऐसी पर्सनैलिटी को बुला रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हो बुलाए जाने का। किसको बुला रहे हो? चलो ठीक है, फटाफट से करते हैं। तो 13 साल का एक्सपीरियंस है और कभी कोई यकीन नहीं कर सकता ऐसे फेयरी टेल सा उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया इतना जबरदस्त तरीके से और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं जब प्रोफेसर वासु से मिला था तो उन्होंने इनके बारे में इतना जबरदस्त बताते थे, सुरेश जी के बारे में और लैब के बारे में। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जैसे ही हमने ये सेक्सा कॉन्क्लेव अनाउंस किया तो आप में से बहुत सारे लोगों की टीम से लोग आ नहीं पाए क्योंकि सारे टिकट इन्होंने बुक करवा लिए। जो अभी आए थे इन्होंने तकरीबन दे अराउंड 60 to 70 पीपल जो जिनको ये बिहार से लेके आए हैं। स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद बिलीव करने के लिए हमारे ऊपर। इसके बाद एक और ऐसी शख्सियत जो कि हमारे स्टूडेंट रहे हैं शूलिनी के,
बहुत पैशनेट है, और ये एक ऐसी लेडी है जो कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, मतलब हाई 6 फिगर इनकम। तो ऐसे जब अच्छा पैसा आ रहा होता है ना, तो फिर आदमी सोचता नहीं है किसी चीज का कि यार फिर क्या पढ़ाई करके क्या करना, पैसा भी कमाना तो आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के फर्स्ट बैच का हिस्सा बने। इंग्लिश में इनका थोड़ा हाथ कम था, हिंदी में ही बात करते थे, गढ़वाल से हैं, लेकिन जाते जाते हमें भी इंग्लिश में लेक्चर देते थे। कुछ इंग्लिश से गए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, इनके उस समय छोटे बच्चे थे, और हर एक मतलब हम कई बार एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि यार अभी बच्चे जैसे थोड़े बड़े हो जाएंगे उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन इन्होंने सब चीज छोटी, इन्होंने बोला यार जो मैंने करना है वो करना है। और फिर सॉल्यूशन मोड में जब आदमी आता है तो सॉल्यूशन निकल जाते हैं। तो सॉल्यूशन निकाल के वो हमारा PGWDS के विभाग का हिस्सा बने। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और फाइनली एक बड़ी जिम्मेदारी हमने जिनको दी है, बड़ी जिम्मेदारी है कि फायर पावर को कंट्रोल करना। तो फायर पावर को कंट्रोल तो फायर पावर ही कर सकती है, और तो कौन कर सकता है। सो अगेन एक विजनरी लेडी जिन्होंने कि डायरेक्ट सेलिंग का पहला न्यूज चैनल चलाया, वीडियो प्रोडक्शन हाउस चलाया, अवार्ड्स स्टार्ट किए, खूब अच्छे लेवल पे उनको लेके गए, और बहुत पूरे तन मन धन से दोनों एज अ कपल वो काम करते हैं। राहुल जी से आप मिले हैं, जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। राहुल जी तो यामिनी मैम, ओवर टू यू, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, इतना विश्वास दिखाने के लिए। थैंक यू सेट्सा शून्य यूनिवर्सिटी। और मैं वेलकम करती हूँ इतनी सुंदर लेडीज का, जो बहुत ही पावरफुल हैं अपनी अपनी वे ऑफ एक्सपर्टीज में। तो हमारा जो पहला राउंड रहेगा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा अपने बारे में बता के आप एक इंस्पिरेशन जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको आने की जो मिली वो आप शेयर कीजिए। सुमन मैम से शुरू करूं, बताइए मैम, आपने मतलब पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस दी कि एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक आदमी पढ़ता है तो वो खुद ही पढ़ता है, पर एक औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो मैम से शुरू करते हैं, मैम कैसे इंस्पिरेशन मिली डायरेक्ट सेलिंग? थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं अगर बात करूं तो मेरा जो जन्म हो रखा है हरियाणा के जगाधरी, अगर सुना हो आपने, जाटों का गांव है वो, वहां मेरा जन्म हो रखा है। प्राइमरी जो गांव का ही 5वीं तक का स्कूल था, वहां मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। फिर पड़ोस के गांव में जाते हैं, यही तो होता गांव में, फिर पड़ोस के गांव में 8वीं तक वहां हुई। उसके बाद फिर जगाधरी जो शहर है मेरी, वहां मेरी एजुकेशन। क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एजुकेशन को अच्छा मानते थे कि नहीं, तो मैं फर्स्ट बच्ची थी उस समय जब मैंने बीकॉम किया। मैं तो ग्रेजुएशन करने वाली, मैं अपने गांव से पहली लड़की थी। और क्योंकि गांव में बात की जाए तो 6th क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होती है, ABCD हमने 6th क्लास में सीखी। उसके बाद कहाँ देते हैं इतना ध्यान, तो सर ने ठीक बोला मेरी इंग्लिश में जरा काम कमजोर है। शादी हुई, बच्चे हो गए। डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करूं तो देवर जी के थ्रू इस बिजनेस में आई है, और बाय डिफॉल्ट मेरी आईडी कोई मेरे को बताया नहीं गया था बिजनेस, मेरे हस्बैंड को बताया गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, अभी क्लास 2 ऑफिसर है मेरे हस्बैंड, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में उनकी आईडी जनरेट नहीं हो सकती थी, तो मेरे नाम से आईडी जनरेट हुई। उनकी पोस्टिंग जगह जगह होती रहती है उत्तराखंड में, तो वो ट्रेनिंग में तो आ नहीं सकते थे। तो मेरे देवर जी ने स्मार्ट वर्क ये किया कि चलो भाभी को किसी सिस्टम से अटैच कर दिया जाए, तो वो मुझे किसी न किसी ट्रेनिंग में लेके जाते थे। तो वहां से मुझे समझ में आया कि इंडस्ट्री है, कुछ हो सकता है यहाँ से। तो ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे 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 करना शुरू किया, और जैसा मैंने बोला कि 6 फिगर इनकम में तो पहुंची मैं। और कुछ चैरिटी शायद मैं बाद में डिस्कस करूंगी, या नहीं बता? नहीं, आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ सीखेंगे। जब 6 फिगर इनकम में मैं आई तो मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरी टीम से 3 लेडीज और थी।
लेकिन मेरे को जो चैलेंज आ रहा था वो ये आ रहा था कि उसके नीचे जो उसके आगे टीम थी वो नहीं 6 फिगर में जा पा रहे थे। तो बड़ी मुसीबत हो रखी थी मेरे को कि डुप्लीकेट नहीं हो पा रहा था चीजों को। डुप्लीकेट क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि मैं एजुकेशन को देती थी, वो कम देते थे। होता है ना, जो सफल हो जाता है उसको डुप्लीकेट टीम करती है, फिर उसको नीचे और डुप्लीकेट होता है। तो मैंने किया, मेरे वालों ने कम किया, उनके वाले तो बिल्कुल ही खत्म। तो डुप्लीकेट नहीं हो पा रहा था। तो ये आप सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब पैसा नहीं आता तो कंपनी छोड़ देते हैं लोग। तो टीम टूटती रहती है, बनती रहती है। तो उससे स्ट्रेस बहुत आ रहा था मेरे को भी कि क्यों हो रहा है ये। कारण तो आता ही है ना समझ में कि टीमें बन रही है, टूट रही है, मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ। तो एक बड़ा चैलेंज मेरे साथ ये था। दूसरा चैलेंज मेरे को क्या आता था कि जब मैं किसी से मिलती थी तो लोग क्या बोलते थे ना, अच्छा वही काम है जो चेन बनाने वाला, वो मेंबर बनाने वाला। और एमवे बहुत फेमस है, मैंने देखा है, वही एमवे टाइप बिजनेस तो नहीं है, ऐसे बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को मैं नीचा सा फील करती थी, मैं प्राउड नहीं फील कर पा रही थी अपने आप को कि मैं इसका क्या जवाब दूं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए कि इसका मैं जवाब कहाँ ढूंढूं, कि क्या बोलूं मैं इसको। तीसरा जो चैलेंज आ रहा था, क्योंकि मैं खुद 6 फिगर इनकम पे थी, मैं चाह रही थी कि मैं और ग्रो करूं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पोटेंशियल कितना है, क्योंकि मुझे कोई जज ही नहीं कर पा रहा था। मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो पोटेंशियल को चेक करने के लिए मैं जरा देखती हूँ मैं कि यहाँ देखती हूँ क्या मेरा पोटेंशियल चेक हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं और जा सकती हूँ या मेरा बस ये लिमिट खत्म हो गई है। और चौथा, जब मैंने पहली बार सर के बारे में सुना तो मुझे फोन आया कि आपका इंटरव्यू है और आपका इंटरव्यू कौन लेंगे, कि फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में PhD करी है। मुझे कमल सर से मिलना था। एक इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे, पर मेन मेजर जो मेरे कारण थे ये थे कि मैं इस इंडस्ट्री को समझना चाह रही थी। और क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ तो ये सब जानते हैं कि ऐसे वाला रहता है। उसके अलावा और कंपनीज के बारे में बात करना पाप जैसा माना जाता है। मुझे पता नहीं क्यों था कि मैं जानूं, इस इंडस्ट्री के बारे में जानूं कि ये है क्या चीज, क्या इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है कि यही है सब कुछ। तो एक मेरा कारण ये भी था इस एजुकेशन को लेने का, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि लिया जाए, एक एडमिशन लिया जाए और पढ़ाई की जाए। थैंक यू मैं अपने हस्बैंड को करूंगी कि जिन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आना मेरे लिए बड़ी, उस दिन बड़ा तकलीफ हुआ जब मेरे को छोड़ने आए और मेरी बेटी ना ऐसे गले लग के रोने लग गई। मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, मैं यहाँ रहूं या चली जाऊं। बड़ी मुश्किल से मतलब कैसे संभाला मैंने अपने आप को। पहली बार मैंने उसे छोड़ा था ऐसे समय के लिए। जैसे आदमी की बैक सपोर्ट जो है, औरत होती है, औरत को भी एक बैक सपोर्ट की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। मैं कहती हूँ मेरे बच्चे ने भी बहुत सपोर्ट किया कि मेरी बेटी ने उस समय चलो रो पड़ी हो, मेरे को भी थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसके बाद उसने फिर कभी नहीं नाम लिया। मम्मी कोई बात नहीं, पढ़ाई करके आओ ना, आप अच्छा काम कर लोगे अपना। वो भी देखती थी मेरी स्ट्रगल की मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी, डुप्लीकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी समझ रहे थे इस चीज को। हस्बैंड का तो खैर सपोर्ट हमेशा ही रहता है, वो तो कहते हैं तो कर। तो सोचिए बहुत 2.5-3 घंटे की जर्नी करके वो ड्यूटी करने जाते थे और शाम को वापस आते थे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ना किडनी पेशेंट थे, तो किडनी उनका डायलिसिस होता था, तो उनको भी देखना होता था। तो ऐसे करके उन्होंने पता नहीं कैसे मैनेज किया, मेरे हस्बैंड जानते हैं। तो थैंक यू तो मन को भी करूंगी कि उनकी वजह से भी शायद मैं यहाँ आ पाई। तो इसी मेरी मेहनत जो है वो पेड ऑफ हुई। बिल्कुल सही। धर्मशिला मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं वहाँ पर एक इंस्पिरेशन है आप, जो अचीवमेंट आपने ली है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या इंस्पिरेशन थी डायरेक्ट सेलिंग में आने की और कितनी औरतों को आपने इंस्पायर किया? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो मेरा जो सभी लोगों को मैं तो हम देखिए मेरा कहानी क्या था, हम कोई डायरेक्ट सेलिंग में एक काम करने के लिए नहीं आए थे इसमें, हम इसमें प्रोडक्ट यूज करने आए थे। तो इसमें हम प्रोडक्ट जब यूज किए हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा था और 13 साल से हम बेसन में हैं। तो इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा हमको कि हमको लगा कि लोगों से बात करना चाहिए। हमको नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी पता नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग ये सब कुछ नहीं मालूम था कि क्या है। तो हम प्रोडक्ट सेवन करने आए थे। प्रोडक्ट इतना अच्छा इसका लगा कि हम लोगों से जितना भी फैमिली में थे सभी से हम इसको बारे में बताएं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और उसी बीच में एक बार क्या होता है, डॉक्टर रत्ना मैम और प्रोफेसर सर को हम पहली बार इसको ट्रेनिंग देखे थे, तो वो बताएं बिजनेस प्लान हमको प्रोडक्ट यूज करने के बाद इसमें बहुत बड़ा बिजनेस है। तो सुनने के बाद हमको लगा कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ है
और इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कोई बीमारी के लिए नहीं है, ये सभी को खाने के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए। तो लगा कि सभी का जरूरत का चीज है, ये लोगों से बात करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम अपना घर में से ही स्टार्ट किए, घर से स्टार्ट किए। तो घर से सभी जितना भी फैमिली मेरे थे सभी को इसके बारे में बताया। तो हमको ये भी नहीं पता था कि इससे मेरा बिजनेस हो रहा है, इसका पॉइंट है कुछ नहीं मालूम, हम इसके बारे में नहीं जानते थे। मेरे हस्बैंड सुरेंद्र प्रसाद है, वो कपड़े का बिजनेस कर रहे थे, कपड़ा का दुकान था और फैक्ट्री था बर्फ का और सिनेमा हॉल था। तो ये सब अपना बिजनेस में बिजी रहते थे, हमको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। और फिर भी एक प्रोडक्ट खाए तो हमको बहुत अच्छा लगा, सभी परिवार को हम बताएं कि देखिए इस तरह से जब फर्स्ट बार तो हम खाए तो इसमें देखिए कि खाने से इसमें पैसा आता है। डायरेक्ट सेलिंग का ये पावर हमको दिखा, किसी एक कोई काम नहीं किए मगर इससे पैसा आता है। तो और कुछ लोगों से बात किए तो इस तरह से मेरा इनकम बढ़ गया दूसरे महीना, इस तरह से मेरा तीसरा महीना इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ता ही चला गया। तो इस तरह से आज मेरा 13 साल हो गया है और 13 साल में आज मेरे नीचे लगभग 12 लाख से ऊपर लोग हैं, 12 लाख से। तो उसके बाद आज मेरा करीब 70 से ज्यादा देशों में मेरा बिजनेस है, 70 से ज्यादा देशों में। तो इसमें कैसे हो गया, पहले हम घर से स्टार्ट किए और उसके बाद हम अपना शहर में, हमारे जिला में, इस तरह से 70 देशों से ज्यादा चला गया। कैसे हो गया जो हमको पता नहीं चला, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा था कि खाने और खिलाने, हमको यही समझ में आया कि जो हम खा रहे हैं, जो अच्छा लग रहा, उन लोगों से बात करना चाहिए। और हम घर से बाहर नहीं जाते थे, हम हाउस वाइफ घर के अंदर रहते थे। और हमको इतना अच्छा लगा कि घर के अंदर बैठ के घर में अपना ऑफिस खोले, मतलब ट्रेनिंग सेंटर। डेली लोग पहले तो 10 लोगों से स्टार्ट हुआ, 2-4 लोग से, फिर 10, 20, 50, 100, इस तरह से इतना ओवर भरने लगा कि घर में डेली मतलब जितना अंदर लोग रहता था उससे ज्यादा सुनने के लिए बाहर खड़े रहते थे कि आखिर क्या चीज की बात हो रहा है। तो उससे ज्यादा बाहर, इस तरह से मेरा सेंटर भी बढ़ते गया। इसका हर एक जगह, हर एक शहर में, बिहार स्टेट में हर एक 10-20 किलोमीटर में ना बहुत सारा ऑफिस खोल दिए। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते आज देखिए इतना इस लेवल पे पहुंचे हैं। थैंक यू। किस चीज को क्रेडिट देते हैं मैम, आप कैसे आगे बढ़े आप? सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट पे ही गए, मगर जब इसमें इनकम आने लगा तो हम इनकम इसके बारे में लोगों से ज्यादा बात करने लगे, इसलिए कि हम सोचे स्वास्थ्य से ज्यादा लोगों को, पैसा को ज्यादा लोग वैल्यू दे रहे हैं। स्वस्थ है अगर जो देना चाहिए लोगों को स्वास्थ्य का वैल्यू, मगर हम समझ रहे थे कि ज्यादा लोग पैसा का वैल्यू देता, इसलिए हम पैसा पे ज्यादा बात किए। इसलिए आज मेरे नेटवर्क में लगभग क्या किए कि आज मतलब बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग भी हैं उनको भी बहुत सारे 1 लाख 2 लाख युवा लड़का लड़की बहुत सारे आए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कुछ भी, इसमें तो आए नहीं। उससे ज्यादा जो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे, सैकड़ों से ज्यादा उसमें वो भी है। इस तरह से मेरे टीम में आज 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि पहले तो दिए स्वास्थ्य को और उसके बाद दिए हम पैसा का वैल्यू। पैसा का वैल्यू नहीं देते तो आज इतना लोग नहीं आते। आपने सीरियसली ये बिजनेस कब इतना कर दिया, अगर आप समझ लेते तब। एक औरत है, एक औरत सीरियस हम लिए जब एक हमको डीएसए में 1.5 लाख का इनकम पर पहुंच गए थे तो हम सीरियस हुए। जब हम पहली बार 1.5 लाख का इनकम पे पहुंचे, अब ये साइकिल हम विदेश गए घूमने के लिए, क्योंकि हम पहली बार डीएसए में आए थे इसीलिए हम विदेश गए। पहले हम विदेश गए नहीं थे, खाली सुने थे, बहुत अच्छा लगता था। जब वहां से घूम के आए मैं पहला ट्रिप से, तो हम सीरियस हो गए। हो जाने के बाद हम अपने डीएसए में 4 व्हीलर गाड़ी लिए। मेरे पास पहले 4 चक्के की गाड़ी नहीं थी, तो लिए। उसके बाद इतना आज मेरी टीम में महिला लोग हैं कि कई 100 महिला आज 4 व्हीलर गाड़ी से घूमती है।
तो हमको देख करके इस तरह से। ग्रेट मैम, ग्रेट, वेरी इम्प्रेसिव मैम। थैंक यू मैम। चलते हैं यूपी पुलिस से डायरेक्ट सेलिंग तक का सफर जानते हैं ज्योति मैम से। थैंक यू मैम। पहले तो सभी साथियों का मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। और सबसे ज्यादा कमलकांत सर का और यामिनी मैम और राहुल सर का मुझे यहाँ पर बैठने का मौका दिया, तो मैम आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इट्स एन ऑनर मैम कि आप लोगों की स्टोरीज आगे पहुंचे और ये पहला वुमेन पैनल है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कमल सर को कि आपने ऐसा एक पावरफुल पैनल बनाया। थैंक यू। My name Jyoti Singh from Mathura, Apar Wellness Company CEO founder। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग का हमारे आसपास भी भटकना एक तरीके से ना कि नमक चले पर नमक छिड़कने वाला बात है, क्योंकि हम पुलिस डिपार्टमेंट वाले सारे लोग, हम 5 सिस्टर हैं, 5 सिस्टर में से सारे पुलिस में हैं। कजिन की बात करें सारे पुलिस में हैं, और अगर मेरे चाचा ताऊ की बात करें सब आर्मी रिटायरमेंट, आर्मी फौजी सब ये है। तो जो हमारा बिजनेस तो आसपास भी नहीं होता है हमारे यहाँ, तो सिर्फ एक नौकरी दिखाया जाता है, वो भी पुलिस और फोर्स, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मेरे जैसे एसआई की ट्रेनिंग हुई, एसआई की ट्रेनिंग 2014 की भर्ती थी और 17 जाके मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होने के बाद में दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए घर बैठा दिया गया था कि दोबारा से वेरिफिकेशन होगी। जो हमारे यूपी सरकार में, योगी सरकार का जब राज्य आया कि दोबारा से वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होने के बाद में दोबारा से अलाउ किया जाएगा आप सभी को। तो हम जब उस दौर पे हम घर बैठे हुए थे, तो हमारे एक कंपनी खुली डायरेक्ट सेलिंग की। अब उसमें हम डायरेक्ट सेलिंग में तो घर में बैठे हुए हैं, क्या करें, तो कुछ हमने सोचा कि कुछ क्यों ना जॉब कर लेते हैं, जैसे हमारे लिए कुछ नहीं कुछ इनकम का सोर्स होता होगा जब तक हमारी ट्रेनिंग चलती है। तो हमने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग जो कंपनी को ज्वाइन किया, उस कंपनी में हमको जो एक पद दिया गया, नेशन प्रमोटर का पद दिया गया, नेशन प्रमोटर। अब लोगों की थिंकिंग थी 2017-18 के अंदर कि अगर पुलिस वाली लड़की है, पुलिस वाली है, ऊपर से लड़की है तो ईमानदार होगी। फिर लोग ये नहीं जानना चाहते थे कि उस कंपनी का एमडी कौन है, सीएमडी कौन है, ये जानने के उनको मतलब ही नहीं था। उनको तो ये पता था कि ज्योति सिंह है जो बहुत बहादुर है, पुलिस वाली है, ये गलत नहीं करेगी ना, करने देगी। कुछ नहीं, कुछ दौर चलते हुए, आवाज आ रही है? yes. कुछ दौर चलते हुए समथिंग आफ्टर 6 मंथ जो उस कंपनी का जो सीएमडी था, वो रातों रात जब कहते ना कि पैसा आना स्टार्ट हुआ बहुत सारा उनके पास में, तो जो हमें इतना नॉलेज नहीं था कि कंपनी क्या होती है, क्या नहीं होती है, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, हमें इन चीजों से मतलब ही नहीं था, हमें पढ़ना ही नहीं था इन चीजों के अंदर, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे हम तो जब रातों रात जो अकाउंट था, इंटरप्राइजेस अकाउंट था पर्सनल नाम से, और रातों के रात जो सीएमडी था वो छूमंतर हो गया। अब उस कंपनी के अंदर या तो हम नेशनल प्रमोटर हम बचे हैं या एक एमडी और बचा है। अब सबसे बड़ी बात, चलो हमारे ऊपर लोगों का फेक था कि ये गलत नहीं होने देगी। अब जो लोगों का जब बहुत प्रेशर जो एमडी के ऊपर आने लगा और लोगों को ये होने लगा कि हम उनको जेल कराने वाले, तो उस एमडी ने क्या किया, हमारा हाथ पैर जोड़ना स्टार्ट कर दिया कि आप अगर सीएमडी की पोस्ट पे आते हैं तो हम बच सकते हैं, हम कंपनी को आपको 50% की पार्टनरशिप के तौर पर हम आपको लेके आते हैं। हम पुलिस वाले, हमारी समझ में नहीं आया कि हम करें क्या। एक तरफ तो हजारों लोग और एक तरफ मेरा पीछे परिवार। जब सारी चीजों को देखा मैंने, क्योंकि मैं पहले एक ऐसी लड़की थी उड़ीसा के अंदर मलकानगिरी के अंदर सबसे बड़ा सेमिनार करके आई थी मैं अकेली जाकर के, तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट था लोगों, जब पे लोग डरते थे जाने में, मैं वहां जाकर के सेमिनार करके आती थी। जो लोग घबराते थे ना कि वहां नहीं जाएंगे, मैं वहां पे जाकर के मीटिंग करके आती थी। तो इस चीज का कोई भी डर नहीं था। लेकिन जब मुझे और से पहली बात आई, तो जब मैंने देखा कि हजार लोगों को परिवार है मेरा, जब उस पर बहुत बड़ा ट्रस्ट करते हैं, आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि इस कंपनी का एमडी कौन है या सीएमडी कौन है, कभी भी ये सवाल मेरे से नहीं आया था। उनको ये पता था कि एमडी है, सीएमडी है और ज्योति मैम है, इसके अलावा कुछ नहीं पता था उनको। जब कंपनी का मालिक भागा, जब कंपनी का मैनेजमेंट इकट्ठा हुआ, तो लेकिन मैम अब कंपनी की सीएमडी पर आपको ही आना होगा। मेरी यार भाई सीएमडी का हुआ तो पता भी नहीं है, सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन
क्या होता है पता ही नहीं है। हम तो एक पुलिस वाले, हमारे तो कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगा और कभी भी जाकर के हमको ज्वाइन करना है, हम नहीं कर सकते। और दो तलवार हम नहीं निशान लगा सकते, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट है कि कभी भी हम पर दिक्कतें आ सकती है। तो लेकिन नहीं मैम, आपको कंपनी को संभालना होगा, नहीं तो इस कंपनी से लोग लगेगा और उसको जेल होने वाली है। तो जब हमने देखा 1000 लोग मेरी वजह से रोड पे आ रहे थे, रियल बता रही हूँ, शायद क्लोजिंग जब मैं करती थी, जब बिलिंग में करती थी, रात भर जाकर के मैं बिलिंग नहीं कर पाती थी, इतना सारा पैसा आता था उस कंपनी के पास। जब मैंने ये देखा कि ये अंध भक्त है, अंधविश्वास करके ये मेरे साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या यार मैं क्या करूं, इतना मेरा परिवार, इतना भी 1000 परिवार। तो मैंने एक ही चीज सुना सर, मैंने उन 1000 परिवारों को देखा, जब एक परिवार को मैंने छोड़ दिया। जब 1000 परिवारों को देखा और जब मेरे घर वालों को इस चीज का पता चला कि ये इस तारीख, मेरे घर वालों ने भी मुझसे रिश्ते नाते तोड़ना स्टार्ट कर दिया, पागल हो गई है, बेवकूफ लड़की है, हमारे घर में ये बिजनेस नाम की कोई चीज नहीं होती है। मतलब मैं बता नहीं सकती जो मेरे साथ में हुआ। आप समझ सकते हो कि एक लड़की, क्योंकि 5000 एसआई के ऊपर एक एसआई होता है, उसके ऊपर पढ़ाई करने के बाद बहुत, उससे पहले मेरी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी, क्योंकि मैं उससे ऐसे क्षेत्र से पैदा हुई हूँ जहाँ पे कभी लड़कियों को एजुकेशन के नाम पर कभी भी स्कूल पे आज तक नहीं है। समथिंग किलोमीटर दूर चले जाओगे तो भी आपको एजुकेशन के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल नहीं मिलेंगे। मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर सिर्फ लड़कियों को या तो घर में मारा जाता है या लड़की को बेच दिया जाता है। मतलब लड़कियों के नाम पर एक ये समझा जाता है कि लड़कियां एक बोझ है, जहाँ पर लड़के जो मर्द होते हैं ताश खेलते हैं, औरत होती है भुग्गी चलाती है। मैं उससे बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया से आती हूँ। वहां से निकलने के बाद मैं इंस्पेक्टर बनती हूँ। आप समझ सकते हो कि मेरे घर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी जिनका मुझे सामना करना पड़ा होगा। लेकिन यहीं पे कहानी नहीं रुकती। थोड़े दिन बाद क्या होता है, हम कंपनी में सीईओ ऑफ द ईयर सीईओ हम बन जाते हैं, जिस कंपनी में हम साथ में काम कर रहे थे। उस कंपनी के थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो हमारे साथ मालिक काम कर रहा था उस मालिक की नीयत खराब हो जाती है इस कंपनी के प्रति। और कोरोना टाइम की 2021 की बात है, जब कोरोना हो जाता है तो हमारे कुछ टेम्स हमारे अंदर जो लोग मतलब होते हैं कोरोना के, वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हमें मतलब होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें एक मंथ के लिए 1 मंथ के लिए हमें घर में रखा जाता है कि आपको ऑफिस नहीं भेजा जाएगा, आपको 1 मंथ घर में रखा जाएगा। क्योंकि अगर मैं 5 मिनट वॉशरूम में हुई तो मेरे नाक में ऊपर के ब्लड आना स्टार्ट हो गया, मेरी सांस फूलना, मतलब ऑक्सीजन कम होना, ये स्टार्टिंग हो चुका था मेरा, कि वो जो बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी। तो उस मालिक ने क्या सोचा कि अब शायद ये बचने वाली नहीं है, क्योंकि सारे आपको पता है कि ये चीज थी कि दिन पर दिन लाशें काउंट किए जा रहे थे, लोग काउंट नहीं थे, लाशें काउंट थी। लेकिन जो हमारा मालिक था वो सोचा कि ये मर जाएगी, और मरने के बाद में इसके घर वाले पूछ गए कंपनी टर्नओवर कितना था, क्या था, ये सारी चीजें आएंगी। तो एक काम करिए, कंपनी का जो पैसा है उसको इधर से उधर करके हम बोलते हैं कंपनी के पास कोई पैसा है ही नहीं है। लेकिन ये अस्मात हम मरे नहीं, हम जिंदे हैं आज भी। सबसे बड़ी बात ये है। और 1 महीने के बाद हम उस कंपनी में इन होते हैं, और 1 महीना जब इन होते हैं तो लोगों का एक ही मैसेज आता है, मैम हमारा पे आउट नहीं आया, मैम हमारा पे आउट मिली। तबीयत ज्यादा खराब थी तो सबने ये बोल दिया था कि मैम को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मिली कोई नहीं। हमने जो हमारा जो दूसरा पार्टनर था, हमने सर आपने पे आउट क्यों रोका? आपने लोगों से ऐसा जवाब दिया है कि मैडम साइन करेगी, हमने तो आज तक चेक पर साइन ही नहीं किए, हमने तो आज तक चेक पे साइन ही नहीं किए। आपने लोगों से झूठ क्यों बोला कि मैडम आ जाएगी, जब चेक पे साइन करेगी तब पे आउट निकलेगा? तो लगी नहीं मैम कुछ ऐसा हो गया प्लान नहीं का, मेरे काम करिए, अगर आप करना चाहें तो आप करिए, नहीं तो मैं खुद करती हूँ। तो होता है मेरे से आपकी औकात है इतनी करने की जो आप अकाउंट में मतलब पेमेंट ट्रांसफर कर दोगी? आप होती कौन हो? मेरी सर मैं इस कंपनी की 50% की पार्टनर हूँ। तो आज देखते हैं तुम कितनी % की पार्टनर। काम चाहिए आपको, इतना ही अपने आप का घमंड है तो बैंक जाइए, बैंक जा करके आप चेक लगा दीजिए, अपना स्टेटमेंट निकलवा के देखिए, मानता है तुम्हारी औकात क्या है। तो मेरी तो बक 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 करता ही रहता है। हम बैंक गए, बैंक जाकर के मैं चेक लगाया, और बोले चलो बैंक आकर 6 मंथ का मुझे स्टेटमेंट भी दे दे, बैंक का पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं है। तो वहां से हमारे पास एक जवाब आता है, मैनेजर सॉरी मैम आपको हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बोली क्यों? क्योंकि आप ऑथोरिटी नहीं है अकाउंट में। सोच करके देखिए, जो व्यक्ति पुलिस एसआई की रिजाइन करने के बाद में हम सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि बनाई हुई सीएमडी थी तुम तो, लड़कियों की औकात क्या होती है, ये कह करके वो तमाचा दिया गया था उस वक्त
शायद मेरे पास में सुसाइड करने के अलावा कोई चांसेस नहीं था, और शायद अभी यहाँ पर है नहीं है। और खन्ना सर आपके साथ में काम करते हैं अजित ग्रेवाल जी, उनसे पूछ के देखना 2022 की बात है, 2019 की बात है। मैं समीक्षा अधिकारी का इंटरव्यू को क्वालिफाई करके आई थी और जब सर हैंड टू हैंड रिजाइन करके आई थी, सब एक वो लड़की थी, क्योंकि मेरी टीम ने ये बोल दिया था मैडम तो इंटरव्यू देती हुई घूम रही है तो हमें क्या करेंगे। मेरी सर मैं इंटरव्यू देकर के हैंड टू हैंड रिजाइन करके आई थी। सोच करके देखी कि मेरा उस कंपनी के प्रति कितना डेडिकेशन था। खाली मैंने एसआई की रिजाइन नहीं किया, मैं समीक्षा अधिकारी इंटरव्यू क्वालिफाई हूँ सर। मैम मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी और प्रियंका मैम से चाहूंगी कि आप क्या इस सिचुएशन पे बोलते हैं कि क्या लीगल एक्शन मैडम दे सकती थी ज्योति मैम? मैम लीगल एक्शन तो बहुत बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में पीसीएमसी एक्ट भी है, ठीक है, बहुत सारे एक्शन जो ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं और उसके अकॉर्डिंगली वुमेन हरासमेंट, बिकॉज आप तो उस टाइम एम्प्लॉय भी थी, तो आपको काफी एक्ट हैं जो आईपीसी के प्रोविजंस है जो नाउ बीएनएस में तब्दील हो गए हैं। आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं इसमें। मैं लड़ने के लिए कमजोर नहीं हूँ, लड़ाई लड़ने के लिए तो मैं बहुत उसको रोड पे बुला सकती थी, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी अपनी लाइफ का। मेरी लाइफ का एक एक जो पल था वो कीमती था। लोगों ने कहा था सोशल मीडिया पे आइए, किसी ने कहा था कि आप सोशल मीडिया पे आइए, यूट्यूब पे आइए, फेसबुक पे आइए, लाइव आइए, लेकिन उसमें क्या मतलब है? नहीं, पर ज्योति मैम आप लीगल एक्शन तो ले सकते हैं। क्यों मैम? देखिए आप सामने वाले को उससे बड़ा होकर के दिखा दीजिए, बस वो प्यार कर जाएगा मैम। करना चाहूंगी, आप सामने वाले को बड़ा होकर तो दिखाओ, बट उसकी गलती का एहसास भी कराओ। कई बार वो बड़ा होकर नहीं पता चलता उन्हें, जब उनको गलती का एहसास तभी होता है जब उन्हें सजा मिलती है। देखिए और औरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट होता है कि हमें गलत नहीं करना। आप बड़ा बन गए लेकिन उनकी आदत वही रहेगी जब तक वो किसी और के ऐसा नहीं कर सकते। देखिए मैम, मेरा एक मानना है, मुझे ये पता है कि मेरा फोकस क्या है। अब वहां से जब उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी कुछ औकात नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो, तब मेरी समझ में आया कि शायद गवर्नमेंट बेवकूफ हो सकती है, एक बार हो सकती है जो मुझे एक बार सिलेक्शन दे सकती है, 2 बार गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं हो सकती, लेकिन 2 बार भी बेवकूफ हो सकती है ना। तो मेरा एक ही चीज समझ में आया था वहां पर कि अगर मैं, शायद हो सकता है कि बनाई हुई सीएम भी थी, बनाई हुई एसआई थी, बनाई हुई मैं एक समीक्षा अधिकारी थी, लेकिन अगर मैं एक कदम भी अपनी मर्जी से एक कदम ना चलूं तो उससे भी गलत नहीं है, क्योंकि भगवान भी कहता है ना तो एक कदम तो चल के देख, मैं तेरे साथ में नहीं हूँ। सर मैंने कोई लीगल चीजें करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि वो कुछ नहीं करेगा, हाथ खड़ा कर देगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। हाथ खड़े करने के वहां से लास्ट में कुछ भी नहीं होता राजीनामा के सिवा। लेकिन मेरा एक ही चीज था, मैंने 28 सितंबर 2021 को कंपनी को क्विट किया था और 14 अक्टूबर 2021 को कंपनी का अपना अपार वेलनेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैंने उद्घाटन कर बहुत बड़ा सेमिनार भी किया था। और सिर्फ खाली लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई कि लड़की है क्या कर लेगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, मुंह के बल गिरेगी, कुआं में गिरेगी, लेकिन सर ये कहते कहते मुझे लोगों की तो नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। लोगों ने बहुत सारी कंप्लेंट्स भी करवाई, लोगों ने बहुत सारी धमकी भी दिलवाई, लोगों ने एक्सटेंड भी करवाया, मतलब तो आपको बता नहीं सकते शायद लोगों ने क्या क्या नहीं करवाया था। यहाँ तक जो मेरे सेकंड जो पार्टनर थे उनकी जो वाइफ थी ना, उनको पता चल गया कि अगर राहुल जी मेरे साथ में काम कर रहे हैं तो शायद वो कुछ भी कर सकती है मेरे साथ करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा डाउन टू लेंथ में जा करके। लेकिन सर मुझे उन लोगों को तो नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे अपनी पता है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ आज मेरे कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन टाइम बहुत छोटा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, हम आपके इमोशन समझते हैं और इसीलिए धरती को माँ कहा जाता है क्योंकि उसमें सहन शक्ति बहुत होती है। आपने बहुत सहन शक्ति दिखाई और आप आगे बढ़े। मधु मैम से चाहेंगे जानना, क्योंकि यूथ लीडर हो आप, तो क्या इंस्पिरेशन बनते हो आप लोगों के लिए, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है मार्केट में जाते हो डायरेक्ट सेलिंग, और क्या इंस्पिरेशन आपकी रही? मेरी क्या इंस्पिरेशन मेरी डायरेक्ट सेलिंग में रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जय डायरेक्ट सेलिंग। हम डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं ना, जब तक अच्छा आवाज नहीं आता हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलता। जय डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। हम जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री में एक दूसरे से सीखते रहते हैं, कब पता कब आपकी वीडियो से कुछ सीखा होगा, तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें सिखाया।
फर्स्ट ऑफ ऑल कमल सर, थैंक यू सो मच यहाँ पे मौका देने के लिए। मुझे पता था काम कर रही हूँ तो यहाँ पे आऊंगी, पर इतनी जल्दी आऊंगी ये नहीं पता था। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी उस क्रांति का हिस्सा बन रहे थे जो क्रांति अभी चाहिए थी। तो थैंक यू, एक बार आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। तो मेरा नाम मधुश्री है, मैं बिहार के एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर पे एक छोटा सा किराना दुकान था और उस किराने दुकान की स्थिति ऐसी थी कि 6th के बाद में मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा, क्योंकि उतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पर ठीक ठाक था। 10th में टॉप 3 में थी, 12th में पूरे बिहार स्टेट में टॉप 1% में थी। उसके बाद JEE मेंस क्वालिफाई किया, अलग अलग एग्जाम्स क्वालिफाई किए, रिसर्च इंस्टीट्यूट में गई, रैंक अच्छी थी तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप मिलने लगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 12th के बाद का मेरा पूरी पढ़ाई का खर्च इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। ग्रेजुएशन कर रही थी और मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को अगर इतना मिल जाए तो लगता है कि जिंदगी में ठीक ठाक कर लिया है। ग्रेजुएशन करना था, पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, PhD करना था, उसके बाद हो सकता है एक अच्छी प्रोफेसर बन जाऊंगी। तो ये लाइफ में माइंड में था कि ये ठीक है। उसी टाइम पे जैसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो मुझे भी इंट्रोड्यूस किया गया था और मैं बस ये सोच रही थी किस तरीके से मना किया जाए, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से थी तो कुछ भी ऐसा आंसर नहीं देना चाहती थी जो लॉजिक नहीं था, लॉजिकल नहीं था। तो मैं लॉजिकल आंसर ढूंढना चाहती थी कि मैं मना करूं कि डायरेक्ट सेलिंग इन कारण से मुझे नहीं करना। जबरदस्ती एक इवेंट में लेके गए मुझे, मैं इवेंट में बैठी, इवेंट में बैठ के थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई, लगा कि यस करना चाहिए, अच्छा है। लेकिन कहते ना साइंस वाला आदमी को डेटा के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, ये था। मुझे डेटा के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था। तो उसी दिन इवेंट से आने के बाद में मुझे पूरी कन्विंस तो हो गई थी कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, पर मैं लॉजिकली खुद को नहीं समझा पा रही थी। तो मैंने जस्ट ग्रेजुएशन में आई थी, नया लैपटॉप लिया था, कॉलेज में अच्छा वाईफाई कनेक्शन था, जस्ट लैपटॉप ओपन किया, रात भर मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ती रही। अच्छी चीज ये थी कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किसी यूट्यूब से नहीं पढ़ रही थी, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से पढ़ रही थी। एक यूथ की एक पावर होती है, उसको पता होता है कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से देखना है, वो रिसोर्स उसको पता होता है। तो वहां भी पढ़ने के बाद में मुझे लॉजिकली बड़े अच्छे समझ में आया। आप लोग हमेशा एक बात करते हैं, डायलॉग मारा जाता है, खुद का बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोल सकता। तो डेटा झूठ नहीं बोलता, तो मुझे बड़े अच्छे से समझ में आया और उसके बाद बड़ी सीरियसली मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग को एज ए प्रोफेशनली मुझे करना है। पर सिर्फ ये बात नहीं थी, दूसरी बात ये थी कि चूंकि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि कुछ करूं जिससे कि मैं फैमिली को और सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि स्कॉलरशिप के पैसे से मेरी एजुकेशन का खर्च चल सकता था, पर मेरे छोटे भाई बहन जो थे उसकी एजुकेशन का खर्च नहीं उठा सकती थी। तो मैं कुछ और सोच रही थी। लेकिन आप सभी को पता है कि इंडियन कल्चर में पढ़ाई के साथ में, एजुकेशन के साथ में करने का ऑप्शन नहीं है। फॉरेन कंट्री में है, आप किसी होटल में जाके वेटर का काम कर लो, नाक नहीं कटेगी, पर इंडिया में करेंगे तो हमारे माँ बाप की नाक कट जाती है। तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो एजुकेशन के साथ में करने का ऑप्शन ये डायरेक्ट सेलिंग बड़ी अच्छे से हमें देता है। तो उसी टाइम पे मेरी नीड भी थी, तो मैंने करना स्टार्ट किया। जब करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि ये डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में एम्पावर नहीं करती हमें एज ए स्टूडेंट भी एम्पावर करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं मंडे टू फ्राइडे कॉलेज में अपना पूरा क्लास वगैरह करती थी, शाम को और सुबह में बिल्ड करती थी, और सैटरडे संडे मैं बाहर निकल के काम करती थी। फ्राइडे को रात को ट्रेन लेती थी, सैटरडे संडे काम किया, फिर मैं मंडे को आके सुबह 8 बजे में क्लास में मिल जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं फ्राइडे को क्लास में बैठी हूँ और रात को 8 बजे मेरी ट्रेन है, और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मंडे को क्लास टेस्ट है और मैं बाहर जा रही हूँ। लोग तो सैटरडे संडे पढ़ाई करके कर लेंगे, मेरे पास क्या ऑप्शन है? कुछ ऑप्शन नहीं। मेरी तो ट्रेन है, अनाउंसमेंट कर दिया है, यहाँ मीटिंग है, यहाँ सेमिनार है, यहाँ पे इस तरीके से है, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग वालों का कमिटमेंट होता है कि नहीं। मैं नोट्स उठाती थी, ट्रेन में पढ़ते पढ़ते जाती थी, सैटरडे सेमिनार करती थी, संडे सेमिनार करती थी, वापस आती थी और क्लास में एग्जाम दे देती थी। तो मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। जब बच्चे वीकेंड पे मूवी ये क्लबिंग वो क्लबिंग करते थे, उस टाइम पे लड़की गोल सेटिंग कर रही थी इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। उस टाइम पे हैबिट बिल्डिंग हो रही थी इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, और इसका फायदा मुझे एज ए स्टूडेंट भी हुआ। कभी कोई डिबेट हुआ, कभी कोई वाइवा हुआ, कुछ ऐसे चीजें हुई, तो उस चीज में डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे एम्पावर किया एक अच्छी स्टूडेंट बनने के लिए भी। और ये चीज ऑडियंस को पता होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये इंडस्ट्री मौका देती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो एक इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री आपको आप 80% काम कर देते हो ना, तो आपको 100% रिवॉर्ड अवार्ड मिलने लगता है। बाहर में ऐसा नहीं होता।
बिहार में आप बाहर में क्या होता है, आप 100% काम करते हैं, 80% रिवॉर्ड अवार्ड मिलता है। पर यहाँ पे एक ज्वाइनिंग हो जाए, बजाओ ताली, बजाओ, ये करो वो करो। तो मैं जैसे जैसे थोड़ी सी सफल होने लगी, मुझे रिवॉर्ड अवार्ड मिलने लगा, मुझे मान सम्मान मिलने लगा, मेरी फैमिली को मान सम्मान मिलने लगा। जो फैमिली को मान सम्मान मिला ना, एक मिडिल क्लास लड़की के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसके माता पिता को उसके नाम से जाने लगे, जिस लड़की का कोई नाम नहीं होता सम्मान। तो वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट की, यार मेरी वजह से मेरी फैमिली को वो अवार्ड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। फिर मैंने और आगे किया और आगे किया, और कुछ कार्य में अगर आपको बोलूं तो उसमें से जो मेन फैक्टर है, वो मेन फैक्टर ये था। एक बार मैं ट्रेन में ट्रेवल करी थी और एक फीमेल मुझे मिली। वो फीमेल बोली कि वो जब मदरहुड में प्रवेश की, उन्होंने अपना गूगल का जॉब छोड़ दिया। एंड मैं इस बात को सुनने के बाद में 30 सेकंड तक कम से कम ऐसे थी, क्योंकि मुझे पता होता है गूगल में कोई अगर जॉब किया है तो कितनी बड़ी उसकी कैपेबिलिटी होगी, कितना काम किया होगा। करोड़ों का पैकेज था और वो एक झटके में करोड़ों के पैकेज से 0 पे। और महिलाओं की यही कहानी तो है, हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन मैं ये सवाल खुद से पूछी कि मैं सेक्रीफाइस करना चाहती हूँ क्या? और मुझे आंसर है कि मैं नहीं कर सकती सेक्रीफाइस। तो क्यों ना एक ऐसी इंडस्ट्री में बिल्ड किया जाए अपने बिजनेस को, अपने टर्नओवर को, अपनी अवार्ड रिवॉर्ड या अपना टर्नओवर, अपनी इनकम को, ताकि जब आप जहां हो वहां बिजनेस करो, दूसरे जगह पे जाओ वहां बिजनेस करो, जिस भी प्रोसेस में जाओ, मदरहुड में जाओ, शादी करके जाओ, कहीं पे जाओ, दूसरे स्टेट में जहां जाओ वहां पे बिजनेस बिल्ड करो और अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग अपनी इनकम को जनरेट कर सको। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वुमेन को देता है। और एक बात, महिलाएं बहुत जगह जॉब करती है, जैसे ज्योति मैम की कहानी हम लोग सुन रहे थे, पर क्या ये सिर्फ यही इंडस्ट्री में होती है क्या टीचिंग इंडस्ट्री में नहीं है? क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं है? क्या आईटी सेक्टर में नहीं है? लेकिन जब कोई फीमेल कहीं काम करती है ना, तो उस हरासमेंट को बर्दाश्त करते हुए काम करती है हमेशा, क्योंकि उसके पास में ऑप्शन नहीं होता। पर एज डायरेक्ट सेलर पूछिए, हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं? मुझे पसंद नहीं आया किसी के साथ काम करना, छोड़ो, नहीं करना, किसी और के साथ टीम बिल्ड करेंगे। मुझे एक व्यक्ति पसंद नहीं है, तो यहाँ पे हम अपनी बाउंड्री सेट कर सकती है, फ्रीडम हमें देती है। और एज ए यंग पर्सन, एज ए वुमेन, दोनों के लिए फायदा है। आज यंग जनरेशन को भी समझ में नहीं आता, मुझे नहीं पसंद किसी बॉस के साथ काम करना, नहीं करेंगे, ये फ्रीडम है। तो फ्रीडम सिर्फ है। थैंक यू सो मच। आप आराम से बाद में बजा लीजिएगा, मैं खत्म कर लूँ, मेरा टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कई बार फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन फ्रीडम सिर्फ मनी की, सिक्योरिटी की, टाइम की, इसकी नहीं है। जो सबसे बड़ी फ्रीडम मिलती है कि हम चूज कर सकते हैं कि हम किसके साथ काम करें, किसके साथ नहीं काम करें। एक महिला के लिए सबसे बड़ी फ्रीडम ये है। तो ऐसे बिल्ड करती गई। आज अच्छी खासी टीम है। ऑनलाइन स्टार्ट किया, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा हुआ, और आप लोगों की दुआओं से पूरी इंडिया में टीम है, और पूरी इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 6 फिगर में इनकम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टोरीज हैं। कोई पढ़ाई को पावर बना रहा है और कोई पढ़ाई नहीं है उसको पावर बना रहा है, अपने जैसे लोग इकट्ठा करके। तो मतलब इंटेंशन अगर है ना, तो कुछ मायने नहीं रखता, कोई बाउंड्रीज नहीं आपके लिए। प्रियंका मैम, आपसे जानना चाहेंगे, एक कंपनी में एक वुमेन डायरेक्ट सेलर की क्या राइट्स हैं और क्या क्या चीजें हैं जो उनको जाननी बहुत जरूरी है इफ दे आर डूइंग बिजनेस? थैंक यू यामिनी मैम। उसके साथ ही थैंक यू कमल सर एंड शूलिंग यूनिवर्सिटी कि उन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया एंड इस वंडरफुल सेशन का मौका बनने का हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच। एंड उसी के साथ अगर हम बात करें कि वुमेन्स के क्या राइट्स हैं एक कंपनी में काम करते हुए, देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि वुमेन राइट्स तो हैं सबके पास, बस हमें उसके लिए अवेयर होना सबसे इम्पोर्टेंट है। वुमेन हर वुमेन के पास अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए सारे राइट्स होते हैं, और बस लिमिट है कि उनको उनकी नॉलेज हो। जैसे कि अगर कोई कंपनी में वुमेन काम नहीं करना चाहती है और अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, तो उनके पास पूरी फ्रीडम है कि वो वहाँ पर काम ना करे, और उनको कोई बाउंड नहीं कर सकता उस चीज के लिए कि वो वहाँ पे काम करने के लिए मजबूर है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अवेयर रहना चाहिए वुमेन्स को। थैंक यू सो मच। कहाँ कोई भी देख सकता है कि अपनी राइट्स अपनी कंपनी की वेबसाइट पर कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हम सही कंपनी के साथ हैं नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ तो यही फ्रॉड हो जाता है कि सही कंपनी है भी है नहीं, कोई मनी सर्कुलेशन कंपनी है या कुछ। हाँ, इसका आंसर मैं इस तरीके से देना चाहूंगी कि देखो सबसे पहले हमें एक वुमेन को सबसे पहले तो अपने आप को बेचारा फील नहीं करवाना है
बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट इनइक्वालिटी में इक्वालिटी होती है। अपने आप को जितना बेचारा फील करवाओगे आप अपने आप को ही डाउन करोगे। जैसा भी बाली सर ने बोला था कि आप कोई भी पर्सन खुद को रोकता भी वही है और सक्सेस भी वही करता है अपने आप को। तो वेबसाइट पे सबसे पहले देखो हमें अपने अभी हमारे सबको पता है कि सेंटर ने कुछ रूल्स नोटिफाई किए थे। उन रूल्स में डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2021 कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एक डायरेक्ट सेलर वुमेन डायरेक्ट सेलर को उसमें जो ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज दी गई हैं और साथ में जो कंपनी को कंप्लायंसेस के लिए मैंडेटरी बोला गया है, अगर वो कंप्लायंसेस 2-3 कंप्लायंसेस सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो चेक कर ले तो एक वुमेन अपने आप को एडवांस बना सकती है इन कंपेरेटिव टू अदर्स, कि वो चेक कर सकती है कि क्या क्या कंपनी ऐसी कौन सी है जो लीगल हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे, आप इस सेशन के बाद प्लीज रूल्स खोल करके देखिएगा, पीडीएफ चेक कीजिएगा। रूल 5 हमें बोलता है कि कंपनी की कुछ कंप्लायंसेस है जो उसकी वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन अपडेट होने चाहिए इन द कंप्लायंस सेक्शन, विच इज सबसे पहले तो कंपनी के कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कंपनी का एमओए, यूए, सीओआई, पैन 10, जीएसटी एंड इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट के ऊपर एक्टिव इनएक्टिव डायरेक्ट सेलर्स की लिस्ट भी मैंडेटरी बोला है गवर्नमेंट ने। इससे वुमेन डायरेक्ट सेलर्स ये चेक कर सकती हैं कि उनको अगर कोई स्पॉन्सर है या कोई अपलाइन है उनकी जो उनको रेफर कर रहा है उस बिजनेस में, क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट है उस कंपनी में, या फिर कोई ऐसा ना हो कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं हो और वो आपके साथ ही फ्रॉड करने के लिए आया हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक फैक्टर है जो गवर्नमेंट ने भी बोला है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइव कीजिए डायरेक्ट सेलर्स की लिस्ट। इससे वुमेन्स भी और सब डायरेक्ट सेलर्स भी जो अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं वो वेबसाइट के ऊपर जाकर के उस कंपनी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। साथ ही कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं, अपनी डायरेक्ट सेलर से रिलेटेड भी पॉलिसीज होती हैं, आईडी टर्मिनेशन एंड किस सिनेरियोज में आपको पे आउट रिलीज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इन चीजों को अगर आप एक बार रीड करेंगे बिफोर ज्वाइनिंग, इससे भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्या अभी आप देखिएगा कि जिस भी कंपनीज में आप ज्वाइन किए हुए हैं क्या उन्होंने आपके साथ एक डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट साइन किया है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है और आज भी मैं ये कह सकती हूँ बिकॉज टुडे हम मोर देन 350 कंपनीज को सर्व कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको पहले तो इशू आता है कि हम कैसे करेंगे रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन, बिकॉज इतने सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं हमारे। ऑनलाइन भी ई कॉन्ट्रैक्ट भी आज भी बहुत सारी कंपनीज ने लाइव नहीं किया है, मतलब वो साइन ही नहीं करवा रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं है कि हमें डायरेक्ट सेलर्स के साथ करना है साइन, ना डायरेक्ट सेलर्स अवेयर है इसके बारे में। ये पता है कि एक अग्रीमेंट साइन करना है, बट कहाँ पे, कब, कैसे, क्या क्या टर्म्स होने चाहिए उस अग्रीमेंट की जो आपके लिए भी जस्ट एंड फेयर हो और कंपनी के लिए भी हो। तो एक वुमेन डायरेक्ट सेलर्स और सभी डायरेक्ट सेलर्स को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सबसे इम्पोर्टेंट अपना रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट देखें कि क्या आपकी कंपनी आपके साथ वो कर रही है या नहीं कर रही है। आप उसमें अपनी राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस को चेक करें, साथ ही कंपनीज की ऑब्लिगेशंस को भी चेक करें कि कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, किन किन सिनेरियोज में आपके साथ टर्मिनेशन हो सकता है, आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है या कोई भी सिनेरियो, प्रोडक्ट रिफंड कितने दिनों में मिलेगा आपको, या कस्टमर को, कंज्यूमर को आप क्या क्या सर्विसेज में क्या क्या क्लेम्स नहीं करेंगे, अनफेयर प्रैक्टिसेस भी नहीं करेंगे उसमें। तो सारी चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाती हैं और अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ही रीड कर लिया तो समझो कि आपने मोस्ट ऑफ दी कंपनी की पॉलिसीज कवर कर ली है। थैंक यू सो मच। इमोशनल नहीं, स्मार्ट भी बनो। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रियंका पाटिल मैम से बात करते हैं। 11 साल के कॉर्पोरेट करियर को लात मार के आपने क्यों चुना? Okay. First of all, I would like to say thanks to Kamal sir. Thank you sir for making me part of this. Okay. मैंने ये लैंग्वेज इसलिए यूज करी, डायरेक्ट सेलिंग को लोग इतनी गाली देते हैं, थोड़ी बहुत तो हमारी तरफ से भी बनती है। Okay. So my name is Priyanka. I am from Delhi and I have been associated with direct selling industry from last 8 years. इससे पहले I was working as IT head for a US company जहाँ पे ना तो फ्रीडम था ना तो जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी और इनकम भी जो लोग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से उनको पता होगा ऐसे ऐसे करके बढ़ती है। So I did all my research before joining direct selling industry. जिस दिन मैंने अपने पेपर्स डाले थे मेरे डैड को लगा था मैं स्कैम में घुस गई। When I told him that I want to join a direct selling industry, जिस कंपनी को ज्वाइन किया था, प्रियंका क्या कर रही है, तूने MBA लिपस्टिक नेल पॉलिश बेचने वाली कंपनी को ज्वाइन करने के लिए किया था, ठीक है, let me at least try. I'm not losing anything and I'm not paying them anything. We'll just find the products which I'm anyways buying. So ठीक है, स्टार्ट किया। 2016 के जनवरी में I started. 3 months में I started making
good money. And by the end of 2016, I started making what I was earning in my job of 11 years. मतलब 11 साल में जो मेरी सैलरी थी वो 2016 के एंड तक इस इंडस्ट्री से मेरे को मिलनी शुरू हो गई. And from last 3 years, I'm earning almost 1 CR from this industry only. So I've got my own house, I have got my own car, and मैं 30-35 countries घूम चुकी हूँ last 8 years में. सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जो वुमेन एसोसिएट हुई हैं, we have made lot of करोड़पतिस. बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं जिनको घर पे बोलने नहीं दिया जाता था because they didn't bring anything to the table. So we supported them earn money कि अब उनका घर पे से है. We have women जिन्होंने 100 से ज्यादा हमने अपने पूरे नेटवर्क में गाड़ियां ली हैं, 50 से ज्यादा घर ले चुके हैं. We have women जिनके पास या पासपोर्ट नहीं होते थे, उनको पता नहीं अपने स्टेट से बाहर नहीं गई थी. Now they are traveling nationally and internationally because of this industry. So yes, we are doing good. I was coming to that कि जो फर्स्ट और लार्जेस्ट कम्युनिटी आपने बिल्ड की है जो मैंने देखा आपके सोशल मीडिया पे, तो उसका कैसे वो चीज हुई, मैं चाहूंगी कि कुछ बताएं. So I was working as a IT head, तो मेरे पास 11 साल रिक्रूटमेंट से एक्सपीरियंस था. मैं लोगों के लिए रिक्रूट करती थी. So I thought why not to use my experience here. When I started getting that freedom and flexibility, तो मुझे इनकम आनी शुरू हुई. तो I started recruiting ex corporates. बहुत सारी, जैसे इन्होंने बोला ना गूगल से जॉब छोड़ा किसी ने, ऐसे मेरे पास शायद thousands and thousands of women हैं जिन्होंने मदरहुड में एंटर करके अपनी जॉब छोड़ी, या फिर उनकी शादी ऐसी जगह हो गई जहाँ पर उनको कमाने का ऑप्शन नहीं था, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था. बट बिकॉज वी वर वर्किंग डिजिटली, सो आई गेव देम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो घर से बैठे इनकम जनरेट कर सकती है थ्रू दिस इंडस्ट्री. वंडरफुल मैम, वंडरफुल, थैंक यू. तो स्वाति मैम के पास आते हैं. मैम PhD करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपने बहुत जाना है, तो आपके व्यूज जानेंगे हम. आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है उसका क्या पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग में? मैं कमल सर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं विमेन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की बात नहीं करूंगी. जब हम डायरेक्ट सेलर्स की बात कर रहे हैं तो वी ऑल आर डायरेक्ट सेलर्स काइंड ऑफ जॉब, ठीक है. तो इट्स नॉट अबाउट विमेन, इट्स अबाउट एवरी डायरेक्ट सेलर. PhD करने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं पहले भी सुना चुकी हूँ. मैं 6th क्लास में थी, पापा ने डायरेक्ट सेलिंग जब ज्वाइन किया था. मेरे टीचर ने एक दिन पूछा, हिंदी पढ़ाते थे, मुझे आज भी उनकी शक्ल तक याद है, थोड़ा सा फनी है. तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या बनना है. मैंने बोला आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन. बोलो कैसा? मैं आई वांट टू बी अ डायमंड. डायमंड से सब समझ नहीं होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ. तो उन्होंने बोला चल मैं बड़ा बड़ा बिजनेस करना है, इसलिए तू ग्राउंड में सारा टाइम वेस्ट करती है. तो ये टूट गया बच्चे का. 6th क्लास का छोटा बच्चा होता है, मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखती थी. और मेरी स्टोरी इतनी ज्यादा मोटिवेशनल नहीं है. आई एम काइंड ऑफ एवरेज स्टूडेंट जो कि स्ट्रगलिंग है, लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, वर्क जो हार्ड वर्क जो बोला जाता है वो कर रहा है. और जब शुलिनी आई, मेरा टॉपिक कुछ और था PhD का. कमल सर ने मुझे बोला डायरेक्ट सेलिंग में मेरी PhD है, स्पेशलाइजेशन है, तुम भी एक बार उसको देखो, स्टडी करो, मुझे बताना क्या डिसीजन है. मुझे नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग. आई ओनली न्यू द नेम, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी. आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी कंपनी. तो सर ने मुझे एग्जांपल दिया, देन आई वाज लाइक स्वाति याद कर, कुछ याद आया. तो कुछ तो डिफरेंट करना है. डायरेक्ट सेलर नहीं बन के तो एजुकेटर बन के तो कर ही सकते हैं. स्पोर्ट्स प्लेयर थी, पुलिस में जाना था, घर से नहीं जा पाई, तो ऐसा स्ट्रगलिंग मोमेंट था. इट वाज लाइक ऐसे ग्राफ देखा है ना आपने, है ना, हार्ट बीट जाती है ऊपर जा रही है, बिल्कुल डाउन पे जा रही है. बिग लाइफ ऐसी थी, स्ट्रगलिंग लाइफ है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, आप एक माइंडसेट रख के चलना पड़ता है कि स्ट्रगल होगा. सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी चमकने वाली नहीं होती. मैं सुन रही थी अब लाइफ की, मैं क्या बोलूंगी, मेरी लाइफ में तो इतना अच्छा कुछ नहीं है. बट मेरी लाइफ में एक चीज थी जो कि मेरे PhD का भी मैं बोलूंगी कि PhD के दौरान जो मैंने देखा है कि जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को छोड़ दे रहे हैं, वो कंपनी से नाराज नहीं है, वो कंपनसेशन प्लान से भी नाराज नहीं है. जो उनका मेजर रीजन है वो है लीडरशिप क्वालिटी, स्पॉन्सर की. आज आपने एक लीडर खड़ा कर दिया, लीडर नहीं बोलूंगी, आपने एक पर्सन को डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री करवा दी. एंट्री करवाने के बाद आप उसको ग्राउंड में भेज रहे हैं, बंदूक पकड़ा के जा चला, which should not be done. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एजुकेशन इज मस्ट. देखिए अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं. एजुकेशन में हूँ तो अगेन एजुकेशन के एग्जांपल दूंगी. आपके घर में छोटे छोटे सबके बच्चे होंगे, कभी हम भी बच्चे थे. एक बच्चा ऐसा होता है जो अपने आप चलना सीख जाता है, एक बच्चा होता है जिसको मम्मा के हाथ की जरूरत पड़ती है, एक बच्चा कुछ अलग तरीका यूज कर लेता है. तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में जो न्यू एंट्रीज होती हैं वो सब डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, डिफरेंट उनकी क्वालिटी होती है, डिफरेंट उनका बोलते हैं सहन शक्ति होती है, किसी चीज में पेशेंस दिखाने का तरीका होता है.
तो जो पीएचडी के दौरान जो फाइनल जो कंक्लूड मैं कर सकती हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इतना है कि आई हैव द डाटा जो कि ये बोलता है कि जो लीडरशिप क्वालिटी है प्लीज उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि हम जो बहुत अच्छे लीडर्स हैं ऑब्वियसली वो आते हैं स्टेज पे सारे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद क्या, अभी मैं बोलूंगी आई वांट टू बी अ डायरेक्ट सेलर, एवरीबॉडी विल बी लाइक यस वी वांट, आफ्टर दैट 1 घंटे 2 घंटे बाद क्या, तो वो इनर मोटिवेशन इज मिसिंग, क्योंकि जब तक आप अंदर से नहीं बोलेंगे कि हाँ आपको कुछ कर दिखाना है, जैसे मैंने आपको बोला पीएचडी एक जर्नी है, ये भी अप एंड डाउन की जर्नी है, तो वहां पे सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। हर जगह हम लीडर्स को गाली नहीं दे सकते, हर जगह हम अपने स्पॉन्सर को गाली नहीं दे सकते, तो वहां पे मुझे लगता है कि जो पीएचडी का फाइनल कंक्लूजन है, जो आज मुझे लगा कि स्टेज पे मुझे बताना चाहिए, वो यही है, ट्राई टू बी अ सेल्फ मोटिवेटर। आप लीडर से सीखिए उन्होंने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया उस सिचुएशन में, जब उनकी सिचुएशन भी वर्स्ट थी, वो भी इस टाइम पीरियड से निकले जब उनके पास एक भी नेटवर्क बिल्ड नहीं है, एक भी पर्सन एड ऑन नहीं हुआ, प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होते, या फिर वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, उन्होंने सिचुएशन में क्या किया, वहां से आप एग्जांपल ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप 10 लीडर्स 20 लीडर्स को सुनिए, कोई एक स्ट्रेटेजी आप अपने आप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे किया, मेरी पीएचडी कौशल को अच्छे से पता है, मैं तो रोई भी हूँ, मैंने बोला सर आज के बाद बस पीएचडी हो जाए, मैं डायरेक्ट सेलिंग नाम ही नहीं सुनना चाहती, इतना स्ट्रगल किया मैंने डायरेक्ट सेलिंग में, जिससे मैंने इतना प्यार किया, डाटा ही नहीं मिल रहा था, डाटा कोई देख नहीं रहा था, कुछ कोई फील नहीं कर रहा था। सर ने मुझे एक ही चीज बोली, ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन, जो मुझे लगता है वेरी मैच्योर और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ही सेड तुम अभी अच्छे लीडर से मिली ही नहीं, तुम अच्छे लोगों से भी मिली ही नहीं, हैव पेशेंस, कंटिन्यू इम्प्लीमेंट करें, टेक सम ब्रेक। मैंने ब्रेक भी लिया बीच में, मुझे समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, टाइम लिया, मुझे मेरे फादर की बात याद आई जब वो खुद डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे। ही सेड कि बेटा बोलते ना थोड़ा रुको, ठहरो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, छोड़ो। मैंने पीएचडी साइड कर दी, मैंने देखना ही नहीं लैपटॉप, 1 महीने तक मैंने लैपटॉप नहीं देखा। टेक द एग्जाम्पल, यू कैन टेक द एग्जाम्पल फॉर योर सेल्फ कि आज एक भी लीड जनरेट नहीं हुई तो उसे साइड कर दो, टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से पूछिए क्या करना है, अंदर से आवाज आएगी नहीं अभी नहीं, कोई बात नहीं, फिर दोबारा पूछिए क्या करना है, हाँ अब तो करना है, देन स्टार्ट अगेन। स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, आई थिंक ऐसा है कि जीरो से हर कोई शुरू कर सकता है, इवन यू आर एट द स्टेज ऑफ 98%, जब आपको लगता है 98% डन है और अभी 2% 100% करने के लिए रह गया, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं, फॉर द एग्जाम्पल जो अगर मैं ले रही हूँ, ये सारे जनरली मेरे फादर के उस एक्सपीरियंस से आए जब वो खुद डायरेक्ट सेलर थे। तो और एक और चीज डायरेक्ट सेलिंग की मैं आपको पावर और बताती हूँ, मैं डायरेक्ट सेलर नहीं हूँ, मैंने जैसे बोला मैं स्टिल यहाँ पर हूँ। आई वॉज लिस्टिंग टू दो स्टोरीज, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वैसे तो मेरा मोटिव है नहीं पैसा, सच में बताऊँ, आई एम द एजुकेटर, मैं चाहती हूँ कि जितना अवेयरनेस फैला सकूँ, जितना वो 6ठी क्लास का कोई बच्चा मुझे मिल जाए, बोले कि डायरेक्ट सेलर बनना बेटा, नहीं मैं बताती हूँ कैसे करना है क्या करना है। I want to be that person who can change the life of others, not because I am a direct seller, because I am a person who wants, जो एक समय में जिसने अपने सपने खोए थे। So I think women's की अगर बात बोले तो ये मुझे नहीं पता इसमें जील होती है, मेल फीमेल की सब में होती है, लेकिन आपको अपने आप से पूछना होगा। राइट नाउ अभी एक बात बताऊं मैं, एजुकेशन 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 एजुकेशन, आपने कितनी यहाँ से ली, इट्स टोटली अप टू यू, nobody is going to change your life. Thank you, that's what I सबका लाइफ का पर्पस अलग होता है, आपका लाइफ का पर्पस अलग है, एंड बी रिस्पेक्टेड, और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो विजन है क्लियर होगा, तो छोटी बात नहीं है, आप भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो डायरेक्ट सेलिंग में। अब मैं क्विकली जानना चाहूंगी आप सबसे, क्योंकि हमने डायरेक्ट सेलिंग पे जो पैनल डिस्कशन की है, हम चाहते हैं कि कुछ कुछ आउटपुट यहाँ से निकले, क्योंकि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारी औरतें डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, पर दुर्भाग्य से हमारे इंडिया में बहुत कम है परसेंटेज। तो उसका कुछ रीजन, क्योंकि आप फील्ड में काम करते हो, आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, मुझे और स्वाति मैम को कम पता है, आप लोगों को ज्यादा पता है, तो मैं चाहूंगी कि कुछ सजेशन अगर आपको देने हो किसी और लीडर को, फीमेल लीडर को, एसोसिएशन को, क्योंकि हमारे पास एसोसिएशंस हैं, कंपनीज भी हैं, सब बैठे हुए हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी भी है, तो खुल के दिल खोल के आप सजेशन दे सकते हैं। इन शॉर्ट फटाफट से मैडम आपसे सुनना चाहेंगे। उससे
उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कमलकांत सर को भी, प्लीज अदरवाइज कोई ना ले, क्योंकि ये मंच ऐसा है कि दिल खोल के बात करनी चाहिए तो अदरवाइज ना लें, हम निष्पक्ष होकर सुने कि कुछ अगर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है इस फील्ड में भी तो उसे समझे हम। थैंक यू मैम। मैं जब फील्ड में काम करती हूँ तो मोस्टली मेरी जो टीम है वो लेडीज की टीम है, और लेडीज भी मिडिल क्लास फैमिलीज में बिलोंग करती हूँ, तो टीम भी मेरी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। तो फर्स्ट जो चैलेंज आया वो ये आया कि जब मैं लेडीज से मिलती हूँ तो वो एक सवाल बोलती हैं कि अपने पति से पूछ के बताएंगी। बहुत चैलेंज आता है ये मुझे, अच्छा पति से पूछ के क्या बताएंगे, वो खुद नहीं बता, एक बार सुनने से थोड़ी ना आया, हमको इतने साल हो गए तब भी किससे बता पा रहे हम, वो कैसे बता पाएंगे। तो चलो जी, पति से जब पूछती है तो पता नहीं मुझे क्या बताती होंगी वो, तो पति क्या कहता, अरे कहाँ चक्करों में पड़ गई, किसी बेवकूफ बना रहे हैं, वो नीला पीला पानी कर दे रहे हैं, तो उसका मोटिवेशन लो। तो बड़ी मुश्किल से मोटिवेट करते हैं उसको कि नहीं अच्छी प्लेटफॉर्म है, आप घर से कर सकते हो, क्योंकि मैं भी घर से कर रही थी। अब तो कोरोना के बाद से तो ऑनलाइन भी हमको पता चल गया, पहले तो हमको ये भी पता था कि ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। तो पहले मैंने देखा है कि लेडी को खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उसे लगता है पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये बड़ा चैलेंज आता है। दूसरा उसको क्या लगता है कि क्या मैं खुद तो छोड़िए मेरे से, क्या मैं किसी को और को एज ए लीडर बिल्ड कर पाऊंगी, क्या मैं खुद बिल्ड हो जाऊंगी, क्या क्या किसी को कर पाऊंगी, तो ये पहले से सोच के बैठ जाती है वो, तो इस चक्कर में वो कुछ कर भी नहीं पाती बेचारी। तो ये मैंने बहुत बड़ा चैलेंज देखा। तीसरा मैंने एक प्रॉब्लम और देखी है, अब इसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। कई लेडीज मैंने देखा बहुत टैलेंटेड होती हैं, जैसे मैंने देखा अगर उनके हस्बैंड उनसे जरा से कम है, ईगो प्रॉब्लम बहुत आती है, डायरेक्टली बिल्कुल नहीं बोलते कि तू कुछ न कर, वो टीज करेंगे उसे, अब तेरे पास का है कुछ नहीं होता, तो करके दिखा, करके दिखा। तो वो लेडी जो सोचती भी है ना, वो डर के मारे शुरू भी नहीं कर पाती है, और फिर क्या होता है थोड़ा सा कर भी लिया किसी लोग, वो ये नहीं चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो पति ने बोला करके दिखाते हैं, अगर उसने दिखा भी दिया करके तो उसके लिए तो भैया गृहस्थी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो डे टू डे लाइफ में उसको बड़ी प्रॉब्लम आने की हो जाती है। तो बच्चे को अगर नहीं देखा ना उसने, हाँ अपने काम में पड़ी होगी, फुर्सत कहाँ है तेरे को, तेरा ध्यान तो सारा उसी में पड़ा है। तो मोस्टली मैंने ये भी देखा है लेडीज के साथ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज मैं देखती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन अगर होगी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म अगर होता है हमारे पास, तो हम समझा पाएंगे अपने हस्बैंड को कि नहीं देखिए एक अच्छा बिजनेस है और हमारा अगर पोटेंशियल है तो हम उसको यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये मेरी तो यही सोच है कि एजुकेशन इसलिए होनी चाहिए कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, वो ईगो ना हम मतलब उसको ईगो पे ना ले, पता नहीं उसको एक माने कि एक लेडी कुछ करना चाहती है, ठीक है, वो फैमिली को देखना चाह रही है। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरी सासू माँ नहीं है, हस्बैंड की पोस्टिंग भी बाहर है, तो मेरे को देखना, फादर इन लॉ मेरे किडनी पेशेंट थे, तो 3 दिन उनका डायलिसिस होता था, तो उनको लेके भी जाना है, वहां रुकना भी है, वापस भी लेके आना है, तो मेरी ड्यूटी लगती, तो इस चैलेंज को भी फेस करना है। तो लेडीज के साथ ये भी है, और उसके साथ अगर मुझे अपना बिजनेस भी बिल्ड करना है तो मुझे डबल ट्रिपल मेहनत करनी होगी। तो कई बार मैंने देखा है लेडीज को यहाँ टूटते हुए कि जरा सा फैमिली में कोई दिक्कत आती है तो वो बिखरना शुरू होती है, एजुकेशन उनको संभाले। तो हम कह सकते हैं एक तो सपोर्ट दें और कॉन्फिडेंट बने, पार्टनर सपोर्ट दें। मैम प्लीज माइक ले लीजिए। अब धर्मशिला मैम से जानेंगे हम कि क्या इम्प्रूवमेंट जरूरी है मैम डायरेक्ट सेलिंग में लेडीज के लिए। ओके, थैंक यू मैम। अभी देखिए, अभी इतना जो हम किए काम, हम तो बहुत खुश थे। अभी देखिए जैसे यहाँ सुलिनी यूनिवर्सिटी हमको इनवाइट की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमलकांत सर को भी मेरे तरफ से नमस्ते है और धन्यवाद। तो इस तरह से अभी यहाँ जैसे आने के बाद हमको पता चला कि बता रहे थे कमलकांत सर की एजुकेशन, तो हम बहुत खुश हुए, मिले तो फिर बताए जब लंच के टाइम में कि ये बात जो बताया था सर, हमें बहुत अच्छा लगा कि एक सिस्टम एजुकेशन का हो जाएगा तो हम और आसानी से कर सकते हैं। जब मेरे पास इतना बढ़िया सिस्टम नहीं था तब तो इतना अच्छा से कर लिए, अब मेरा और आसान हो जाएगा। इसलिए इस यूनिवर्सिटी में आने से हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब कि इतना कि हम बता नहीं सकते कि अगर जो देखिए आगे कितना मेरा बिजनेस होता है। ये डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि
सबसे बड़ी बात है कि अगर जो इसमें कोई भी लेडीज करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले कि डुप्लीकेशन होता है, उस पर ध्यान देना, अपने खुद मोटिवेट रहना, मतलब कि जो भी हम ज्यादा से ज्यादा गलती ना करें, क्योंकि इसलिए कि अगर जो हम गलती करेंगे तो मेरे नीचे वाला ज्यादा गलती करेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा महत्व है। अगर जो हम डिमोटिवेट हैं या हम किसी चीज से परेशान तो वो हम एक परेशानी बताएंगे तो आपका डाउन लाइन 10 परेशानी बताएगा। इसलिए ज्यादा परेशानी भी बताने का चीज नहीं है। अगर जो बताते हैं तो ज्यादा बिजनेस नहीं होता। तो इस तरह से हम अगर जो काम करने चले हैं तो चुनौती आएगा ही आएगा, निश्चित है, सभी के साथ में आता है। तो जहाँ काम है वहाँ आपका चुनौती है, जब आप कुछ कर रहे हैं तभी आपको पास परेशानी है। तो इसका मतलब है कि आप वो परेशानी को अपना डाउन लाइन में अगर जो अपने पास है तो किसी और के पास उतना डाउन लाइन में अगर जो आप शेयर करते हैं कि हम खुद परेशान हैं, जब आप परेशान रहिएगा तो आपसे ज्यादा परेशान आपका डाउन लाइन रहेगा। इसलिए आप खुश रहिए तो आपका डाउन लाइन भी खुश रहेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का एक पावर है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया बात आपने कही। खुद पॉजिटिव रहोगे तो पूरा माहौल पॉजिटिव रहेगा। ज्योति मैम बताइए, कुछ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का? जी, वुमेन के लिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या आपको स्कोप लगता है? जैसे इन्होंने बताया अपने ऊपर काम करें, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे आंकड़े के अनुसार हर साल समथिंग 20 लाख स्टूडेंट 35 लाख स्टूडेंट हर साल एजुकेटेड होते हैं। हमारे पास स्कोप ही स्कोप है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि पर डे का अगर हम एजुकेट की बात करें तो 35 लाख, और अगर हम पैदा की बात करें तो हमारा समथिंग पर डे 67,000 पर 24 घंटे के अंदर पैदा होते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना लेडीज के लिए नहीं, जेंट्स के लिए, मतलब सभी के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चुनौती यहाँ पे आती है और सबसे बड़ा समझने वाला खेल यहाँ पे आता है। मैं डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता हूँ लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात वहां पे क्या तो है कि आप तो डायरेक्ट सेलिंग आपकी वाइफ तो कर सकती है लेकिन मेरी वाइफ नहीं कर सकती है। मैं अपनी वाइफ को आगे नहीं निकाल सकता लेकिन सामने वाली को वाइफ को निकालने के लिए मैं इंकरेज करता हूँ। जब तक हम हस्बैंड हो या वाइफ हो, मैं जब तक अपने हस्बैंड को अपने साथ में लेकर के आगे फील्ड के अंदर नहीं उतरूंगी तो दूसरे का वाइफ कभी विश्वास नहीं करेगा, दूसरे का पति कभी विश्वास नहीं करेगा। अगर हम सबसे छोटी सी सबसे बड़ी विनती है, हमेशा मैं इसी चीज को कहती हूँ कि जब एक जेंट्स डायरेक्ट सेलिंग करता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लेडीज को भी चैलेंजेस आते हैं, जेंट्स को भी चैलेंजेस आते हैं। अब जब एक जेंट्स रात को 11 बजे 12 बजे घर में पहुंचता है तो उसकी बीवी जाहिर सी बात सब करेगी भाई, राइट और रॉन्ग? भाई ऐसा कौन सा बिजनेस है जो रात को 2 बजे तक होता है? अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने साथ में रख करके, ज्यादा नहीं 75% ऑनली अपने दिनचर्या में उनको साथ में शामिल किया जाए कि मेरी ये मीटिंग है, आप मेरे साथ में चलिए। सबसे पहली जो उसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास में होती है, हम सभी के पास में होती है कि आपका परिवार आप पर विश्वास करता है, उनको पता है कि रात को 1 बजे तक नहीं 2:30 बजे तक भी मीटिंग होती है। ये डायरेक्ट सेलिंग है, इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कोई इसको निर्धारित नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ी बात जो सपोज करिए कि सर मैं आपको ऊपर ले रही हूँ बात को, आप रात को 2 बजे घर जाते हैं तो सारी बात दिक्कतें आएगी। लेकिन अगर आप अपनी मिसेज को अपने साथ में मीटिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, अगर हम बात करें छोटी लेवल से हम स्टार्टिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, लीडर्स कहाँ टूटते हैं हमारे, जब शुरुआत में उनको स्टार्टिंग करना होता है तो रात को मीटिंग में आता, अरे कोट पैंट पहन चले जाते हो, अरे 2 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, किसी फोन पे बात कर रहे हो। तो ये जो भरोसा जो अपने परिवार से जो हम लड़ाई लड़ते हैं ना, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, जो लड़ाई लड़ते हैं ना वो हमें 55% तो हमें वो तोड़ देता है। हम अपने घर से नहीं जीत सकते, दुनिया से जीतना युद्ध कर सकते हैं, लेकिन घर में जाके हमें हारना ही होता है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है, अगर हम सभी आज अपर लेवल पर हैं, पहले शुरुआत बड़े से ही किया जाए, हम अपने परिवार को, अपनी फैमिली को अपने साथ में लेकर के आगे बढ़े,
तो हमारा जिसके पास हम प्लान करने के लिए जाएंगे ना, जिस फैमिली में भी हम प्लान करने के लिए जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ वो कभी आपसे ना नहीं कर सकता अगर आप बिग फैमिली के साथ में जाओगे। और दूसरी बात, सिर्फ ऐसे मैं सीईओ ऑल इंडिया की मैं पहली एक ऐसी लड़की हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूँ, सीईओ रैंक का, मतलब फाउंडर एमडी के रूप में अगर मैं हूँ तो इंडिया से पहली लड़की हूँ। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें फेस करनी होती हैं। तो मैं ऐसे एमपीएस हो या एडीएस हो या एमडीएस हो, कोई भी सबसे ये चीज कहना चाहती हूँ सर, एपी सर आपसे भी अधिकतर मेरी जी क्या, कोई भी जैसे गर्ल्स काम और जेंट्स काम करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे आप अगर राजीव अग्रवाल एक एमडी के रूप में खड़े हैं तो उनको चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो रात को 2 बजे भी रुक सकते हैं, 3 बजे रुक सकते हैं, दारू भी पी सकते हैं, रात को मतलब कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी निर्धारित एरिया नहीं है। लेकिन एक जो गर्ल्स खड़ी होती है ना, उसके लिए टाइम भी बहुत मैनेज होता है। एक उसके आसपास एक कांच का वो खड़ा कर दिया जाता है कि उसको एक दाग से ऐसे बचना होता है जैसे मैं कहीं अछूत ना हो जाऊं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, ये सारी दिक्कतों का सामना वो करती है, लेकिन जेंट्स से ज्यादा एक लेडीज अगर डायरेक्ट सेलिंग में आती है ना, उसको 5 गुना प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल 5 गुना। अगर आज मैं एक एमडी के रूप में हूं तो मेरे साथ में लोग काम करने के लिए कतराते हैं, क्योंकि उनको पिला नहीं सकती, उनको खिला नहीं सकती, उनको एंजॉय नहीं करा सकती हूँ। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन मैं फिर भी ये चाहती हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। मैं आज आपके सामने बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं बराबरी का सम्मान चाहती हूँ आप सभी से। जैसे मैं आप सभी काम कर रहे हैं, जैसे आप सभी एमडी सीएमडी हैं, आप जैसे फाउंडर हैं, तो मैं भी बराबरी पर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा डबल संघर्ष करके इस लेवल पर पहुंची हूँ सर आज। तो वो चीज जितना भी जैसे रूल्स के मुताबिक जितना भी आप सभी पर जैसे वाइस प्रिंसिपल जैसे राजीव गुप्ता जी है, या सर आप है, या राहुल सुदाल जी हैं, या हमारे और भी हैं लीडर्स में जो देखते हैं, तो सर उनके लिए जो आज की डेट में लेडीज निकल क्यों नहीं पा रही है। लेडीज आप ये सोच करके देखिए कि हम 100 में से नहीं सर 1000 में से एक गर्ल्स नहीं है। आप सोच करके देखिए, एमपी के रूप में अगर कोई है तो मुझे बताइए इससे सोच क्यों। सिर्फ क्यों, क्योंकि हम उनको वो चीज प्रोवाइड, अगर जैसे आज मैं अकेली खड़ी हुई हूँ तो मेरे साथ में मेरी बहनें बहुत सारी पीछे से आएंगी। अगर इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं जीतती हूँ ना, तो हजारों में बहन मेरे सामने पीछे से आएंगी, क्योंकि उनको ये उम्मीद होगी कि ज्योति मैडम कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। उनके पास ये रहेगा। उसके लिए मुझे आपसे दुनिया का जो चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत मजबूत लड़की हूँ, मुझे रूल रेगुलेशन के अंदर जितना होता है मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन एफपीएसआई हो या सरकार कोई भी हो, इसके लिए अगर लेडीज को हम प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मंच दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, या उनको रूल रेगुलेशन में कुछ मतलब आपको पता है कि एक जेंट्स को कैपिटल इकट्ठा करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक लेडीज को अधिकतर कैपिटल इकट्ठा करने में दिक्कत आता है। वो मुझे पता है सर। कंपनी को सर्वाइव करने के लिए मैंने कैसे कैपिटल को स्ट्रॉन्ग किया, कैसे कैपिटल को मैंने सर्वाइव किया, वो मुझे पता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की तरह की लड़की आ रही है तो घर वाले आपका कैपिटल सपोर्ट करने वाले नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो मुझे पता है कि किन संघर्षों से मैं गुजरी हूँ, किस संघर्षों से मैं आपके सामने परिचित हुई हूँ। मुझे मौका मिला है बोलने का, मेरे बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अगर जैसे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग में आप सब लोगों के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, सच में बढ़ना चाहती हूँ सर मैं, तो मुझे उस गाइडलाइंस के अंदर कुछ नहीं कुछ लेडीज के प्रति मुझे नहीं, सारी लेडीज जो भी लेडीज जाए उनको कुछ सुविधाएं अलग से दी जाए जिससे वो आगे बढ़ पाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से ही होती है सर। थैंक यू सो मच सर। मुझे लग रहा है सर राजीव सर ये बोलना चाह रही हैं वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स करने की जरूरत है एसोसिएशन। 8 मार्च को हमने स्मृति ईरानी जी को कमिट किया है और वो सारे फुलफिल करेंगे। क्या बात है। अरे मैं लाइव कर रहा हूँ। मधु मैम से जानेंगे क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आप देखते हैं, थोड़ा सा हम हाँ सजेशन थोड़ा टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए
प्लीज। हाँ समय थोड़ा सर मैं तो एक डायरेक्ट सेलर हूँ, तो ज्योति मैम की तरह मैं कुछ सजेशन नहीं दे सकती, पर आप डायरेक्ट सेलर होके भी सजेशन दे सकते हो, कहीं मैं- छोटे नहीं हैं आप। मैं वो सजेशन दूंगी जो, हाँ ठीक है, मुझे जो लगता है, जो मुझे समझ में आया, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, एक टाइम तक मेरी टीम में सिर्फ मेल ही थे। एक बार ऐसे किसी ने पूछा कि आप तो फीमेल हो, आपकी टीम में ज्यादा फीमेल होंगी, और ये क्वेश्चन ने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया, शॉक किया, और मुझे लगा कि यार ये तो कभी मैं सोची नहीं। फिर मैं वो सारे रीजन ढूंढने लगी कि मैं तो फीमेल हूँ, फिर मेरी टीम में फीमेल क्यों नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि अब फीमेल को लाने की जरूरत है, और जब मैं डेटा वगैरह देखती रहती हूँ तो फिर पता चला कि वेलनेस इंडस्ट्री इतनी है, और वेलनेस इंडस्ट्री के बाद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री। और कॉस्मेटिक में हम लोग तो बात नहीं कर सकते, मेल टू फीमेल तो नहीं कर सकते, बाहर में ट्रेडिशनल मार्केट में है, ये जितने भी कॉस्मेटिक की दुकान है सब में मेल है। पर इस इंडस्ट्री में मेल को बोलो आप लिपस्टिक लेके जाओ, बोले मैं तो नहीं कर सकता। वो लिपस्टिक की बात नहीं कर सकते तो सैनिटरी नैपकिन की बात कैसे कर पाए। तो हमारी कंपनी में जब ऐसे प्रोडक्ट आए, जैसे सैनिटरी नैपकिन आया, एंटीमेट वॉश आया, यानी कि हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट आए, उस टाइम पे मुझे आइडिया आया। मैंने एक मीटिंग बुलाई अपनी कोर लीडर्स का। मैं बोला कि देखो भाई, कॉस्मेटिक का इतना बड़ा टर्नओवर है, ऐसा वैसा है, आप तो करोगे नहीं मुझे पता है, क्योंकि आपकी नाक कट जाएगी। तो एक काम करो, अपनी फीमेल को लेके आओ। फीमेल में आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी मदर हो, जिस जो भी है सबको लेके आओ। और धीरे धीरे हमने उनको इन्वॉल्व किया। तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो करना चाहिए कि जिस घर में डायरेक्ट सेलिंग है, जैसे कि मैम बता रही थी, जिस घर में है सबसे पहले उस घर की फीमेल को लेके आते हैं, क्योंकि उस घर में ऐसा नहीं होगा कि पति से पूछ के बताते हैं, भाई से पूछ के बताते हैं। पहले जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन है नहीं, पहले उसको तो हैंडल कर ले, तो पहले उसको लेके आते हैं। जब उसको लेके आएंगे, और फीमेल क्यों नहीं आ रही है, फीमेल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि फीमेल को अपने जैसे एग्जाम्पल्स नहीं दिख रहे हैं। जिस टाइम पे मैं डायरेक्ट सेलिंग में आई थी, स्टेज पे अकेली खड़ी रहती थी, और आपके साथ में बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ होगा। तो एक फीमेल आने से डरती है। क्यों डरती है? तो उनके पास में ऑब्जेक्शन आया, उसके पास में रिजेक्शन आया, वो फील्ड में निकली, और फील्ड में उसको कुछ अच्छा फील नहीं हुआ, वो किसके साथ शेयर करेगी, उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा कौन? हम लोग बोले 90 डेज का कोर्स करो, ये करो, न्यू कमर्स का करो। न्यू कमर्स में अगर मेल को दिक्कत हो रही है तो फीमेल को ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि फीमेल जब बाहर जा रही है तो उसको अब कैसे बैठना है, साइड में सिर्फ 4 मेल बैठे हैं, मुझे कैसे बैठना है, वो कहाँ देख रहे हैं, मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है, ऑनलाइन काम कर रही हूँ, मेरे फोन पे बहुत सारे मैसेज जा रहे हैं उल्टे पुल्टे, उसको कैसे टैकल करना है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी फीमेल स्टार्ट करती है ऑनलाइन काम करना, और ऑनलाइन काम करने में 4 ऐसे मैसेज आते हैं, वो उस नंबर को ब्लॉक करके घर पे बैठ जाती है। तो जब तक वो 4 अभद्र मैसेज आए तब तक उसको समझा देना है कि उस मैसेज को टैकल कैसे करना है। जब ये सब हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमें देना होगा, तो ऐसे प्रोडक्ट्स लाने होंगे जिसमें हम फीमेल को इन्वॉल्व कर सके, फीमेल टू फीमेल बात कर सके, फीमेल को हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट दें। और सबसे बड़ी बात, हम इमोशनल हैं। अगर हम इमोशनल है तो हमें वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग देनी पड़ेगी। तो हम अगर फीमेल हैं तो हम उस फीमेल को वो कंधा दें जिसपे वो रो सके, वो बता सके यार उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। हम वो देखते ही नहीं, हम सुनते ही नहीं। अगर हम छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी फीमेल बहुत आगे आएगी। उसको बाहर जाने से रोकना है। वो आती तो है, पहले तो अंदर लेके आना है, जो मैं बोली कि लेके आते हैं घर से, उसको बाहर जाने से रोकना है। तो बाहर जो कारण से जाते हैं वो कारण पहले बता देते हैं ना कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये सॉल्यूशन है। एक फॉर्मेट बना लेते हैं। अभी तो एआई भी आ गया, क्वेश्चन दो जवाब दो, तो एक फॉर्मेट बना के हम ट्रेनिंग दे तो अच्छी होगी। दूसरी बात ये कि फीमेल की एक अलग, हम क्या अलग ग्रुप बना सकते हैं, अलग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, उनकी अलग मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें एक फीमेल शेयर करे कि यार मैंने ऐसे ऐसे बिल्ड किया, ये दिक्कत ये है कि फीमेल एक सक्सेसफुल फीमेल को देख रही है, पर उस जीरो से वहां तक आने में जो उसने रास्ते तय किए, उस स्टोरी वो तक पहुंची कहाँ, वो तो पता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ हम कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, वो जूम पे कर सकते हैं या ऑनलाइन कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ पे एक फीमेल बता सके कि यार मेरे साथ में ऐसा हुआ है और इसको मैंने ऐसे टैकल किया, अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि सर बोले कि 8 मार्च को प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैं इस स्टेज से एज ए यूथ भी हूँ सर, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर हम 8 मार्च को प्रोग्राम कर सकते हैं तो हम यूथ डे पे प्रोग्राम क्यों नहीं करते हैं, यूथ डे पे प्रोग्राम क्यों नहीं करते हैं। और फीमेल ओरिएंटेड करना चाहिए सर, फीमेल के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं है, वुमेन्स डे है, वेडनेसडे नहीं, वुमेन्स डे है। वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए तो वुमेन्स को ही आगे आना पड़ेगा ना। हम कर रहे हैं स्टेज पे वुमेन कम दिखती है, ज्यादा दिखते हैं। सर ऐसे प्लेटफॉर्म बना दीजिए जो कि वुमेन, सारी वुमेन एक साथ आए, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं सर, हम लोग कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं।
एंड लास्ट सबसे बड़ी मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ आप सभी को, जो कई लोगों ने बातचीत की, अब टाइम आ गया है कि हम एज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए काम करें। जब एक फीमेल आती है ना, थैंक यू सर, जब एक फीमेल आती है तो कई बार फीमेल जब बाहर निकलती है तो दूसरी फीमेल मिलकर उसको ये बताने लगती है तुम्हारी कंपनी ऐसी है, मेरी कंपनी ऐसी है। प्लीज डोंट डू दैट, ये नहीं करते हम लोग। एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो जब भी आपको कोई फीमेल मिले जो डायरेक्ट सेलिंग करे तो आप उसको अप्रिशिएट करें, चाहे वो उस कंपनी में है, आपकी कंपनी में या नहीं है। और इनफैक्ट मेरे कनेक्ट में मैं अभी बताना चाहती हूँ, मैं सोशल मीडिया से बिल्ड कर रही हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू मेरे साथ में बहुत सारी ऐसी फीमेल कनेक्टेड है जो मेरी कंपनी में नहीं है। और कई बार ऐसा उनका फोन आता है, कई बार मेरे पास फोन में अगर 10 मिस्ड कॉल है तो सबसे पहले मैं फीमेल का फोन उठाती हूँ, उसका भी फोन पहले मैं कॉल बैक करती हूँ, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है मेरी। अगर एक फीमेल दूसरी फीमेल को ऐसे प्रमोट करने लगे, उसका साथ देने लगे, बिना ये सोचे कि वो मेरी टीम में है, मेरी कंपनी में है, तो हम एज ए डायरेक्ट सेलर बहुत अच्छा कर लेगा। और वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत नहीं, जैसे सर बोल रहे थे, बस हमें वो रास्ता देना है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना। अगर वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे देंगे, मैं 3 वर्ड हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, पहले प्लेटफॉर्म दे दीजिए, उसके बाद उसको ट्रेनिंग दे दीजिए, उसके बाद उसको अवार्ड रिवॉर्ड दे दीजिए। ये तीनों चीजें अगर सही टाइम पे मिले तो, कई बार हम एम्बुलेंस बुलाते हैं पर डेथ होने के बाद बुलाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है एम्बुलेंस बुलाने का। सही टाइम पे सब कुछ होना चाहिए। अगर सही टाइम पे प्लेटफॉर्म मिला, सही टाइम पे ट्रेनिंग मिली और सही टाइम पे उसको अवार्ड रिवॉर्ड अच्छे से दे दिया जाए तो हम मूवमेंट कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू सो मच। लीगल एस्पेक्ट्स से जानेंगे कि क्या कैसे एनकरेज कर सकते हैं हम वुमेन डायरेक्टर्स। बिल्कुल मैम, पहले तो 2-3 क्वेश्चन जो बीच में आए मैं उनका आंसर करना चाहूंगी। मैम ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट ये करेगा कौन? हम वुमेन हैं, एक्सपेक्ट फिर मैन से कर रहे हैं, वाई? हमें ही करना पड़ेगा। एंड इतने सारे अगर चैलेंजेस सिर्फ हमारे सामने आ रहे हैं, देन हमें पता है, दूसरों को भी पता है कि हमारे अंदर कैपेसिटी है, जो इस रीजन से वो चैलेंजेस आ रहे हैं, और उसे हमें ही फुलफिल करना है। जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतना फिर डाउन खुद ही जाओगे। सो सबसे पहले डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। अगर आपको पता है कि आपको लड़ना है तो फिर लड़ना है, खुद से भी लड़ना है तो दूसरों से भी लड़ना है, तो फिर एक्सपेक्ट मत करो, लड़ो, करो या फिर मत करो, सिंपल। आप बीच में नहीं रह सकते, रो नहीं सकते, बेचारा बन के नहीं रह सकते। जैसे मैन आप कंपेयर कर रहे हो उनसे, वो भी बेचारा बन के घर में बैठ कर कमाने बंद नहीं कर देते, क्योंकि उनको पता उनके पास ऑप्शन नहीं है। कई बार वुमेन इस चीज को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है नहीं भी काम करेंगे तो भी चल जाएगा, बस ये करेंगे कि हाँ इन्होंने बढ़ने नहीं दिया, वैसे नहीं किया, वैसे नहीं। तो आप करो, चैलेंजेस मत देखो, चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं। सिर्फ ऐसे मत देखो कि मैं वुमेन हूँ तो इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अपने आप को एम्पावर करो, एम्पावर तभी आएगी जब आप खुद के लिए खुद को करोगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने आप को एजुकेट रखो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज आता है जो हाउस वाइफ हैं और ज्यादा, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो तो बाहर उनके पास काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनसे वो सीख पाती हैं और लर्न कर पाती हैं, बट हाउस वाइफ के पास काफी कम रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको काफी सारे ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा, काफी सारे खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बाहर निकल पाएंगी और अपने आप को एम्पावर कर पाएंगी। खुद ही एम्पावर करने का सोचो, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन। एंड इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है, नॉट ओनली फ्रॉम वुमेन डायरेक्ट सेलर्स, मैन डायरेक्ट सेलर्स के लिए भी हमने अपने लिए सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए कंप्लायंस की नोटबुक, एक कुंजी, जिसे कहते हैं कि बचपन में एग्जाम देने से एक दिन पहले हम पढ़ते थे कि आज सब कुछ रट के चले जाएंगे, तो आप उसके थ्रू एक रट सकते हो सब कुछ कंप्लायंसेस का, और उससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, एक डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए, कंपनी को क्या करना चाहिए, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू कैन टेक, और अपने आप को एजुकेट करो और एम्पावर रखो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। No suggestions. This is a beautiful industry. Coming from a corporate background, मुझे पता है कि मैंने कैसे लेडीज को एम्पावर किया है। उनकी चॉइस होती है, वो 2 घंटे काम करना चाहती है, वो 4 घंटे काम करना चाहती है, 6 घंटे काम करना चाहती है, क्योंकि हम डिजिटली काम करते हैं तो वो अपने घर में अपनी फैमिलीज को देखते हुए काम करती है, जो कि उनके पास जॉब्स में पॉसिबल नहीं था। तो नो कंप्लेंट्स, वी आर ऑल सॉर्टेड। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, आई थिंक बहुत टाइम हो गया, 6 बजने वाले हैं। आपकी वजह से मुझे समझ आ गया जल्दी जल्दी करना है। एजुकेशन फर्स्ट, सेल्फ मोटिवेशन, और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, इट्स फॉर एवरीबॉडी। और हम किसी घोड़ा रेस में नहीं है जहां मेल और फीमेल की बात हो रही है, वी ऑल आर लाइक टुगेदर डायरेक्ट सेलर्स। तो एजुकेट होना है, दूसरों को एजुकेट करना है, राइट एजुकेशन देनी है,
इसको जो एक होते इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना है, कैसे होता है, कैसे टैकल करना है, इट कम्स अंडर एजुकेशन. दैट इज द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन. सेल्फ मोटिवेशन हमें सीखनी है. आई थिंक दैट्स ऑल डन फ्रॉम माय साइड. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी. कमल सर, नेक्स्ट टाइम जब ये पैनल हो तो वुमेन्स को एक अलग ना बिठा करके साथ में बिठाए दे, वो वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा होगी. लास्ट एक और चीज बोलना चाहूंगी. देखिए वीमेन्स में खुद में भी थोड़ी कमी पेशा है. रीजन क्या है, 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर. मैं 3-4 बार देख चुकी हूँ, कोई तो आके बैठ गई. मैं आके बैठ गई. मैं चलो थोड़ी जगह